अगर आप इसके पहले के चैप्टर्स को देखना चाहते हो तो टॉप राइट में आपको लिंक मिल जाएगा। रूम में वापस आते ही शेन्योन अपनी बेल्ट निकालता है और गुस्से में शावले से बोलता है, तुम हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करती रहती हो और लॉन्ग जिनान को भी अपने ड्रामा में घसीट लेती हो, तुम थकती नहीं हो क्या? शावले मुंह फुलाकर बोलती है, लेकिन सच बोलूं लॉन्ग जिनान और मुझे तो काफी मजा आता है। शेन्योन बिल्कुल सीरियस रहता है, सिर्फ तुम एंजॉय करती हो, वो बिल्कुल नहीं। उसे तुम्हारा उसकी योगा सेशंस में घुसना बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वैसे भी तुम्हारी एज कितनी हो गई है, हर बात में कंपटीशन क्यों चाहिए? क्या तुम्हें लगता है उसे हरा दोगी तो मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करूंगा? ये सुनते ही शावले को सच में अपनी गलती का एहसास होता है और धीरे से बोलती है, शेन्योन मेरी गलती हो गई। फिर शेन्योन लू मंगलू की तरफ मुड़ता है, और तुम अगर कर्टन्स बंद करने थे तो सीधा कर लेते, इतना प्रवोक करने की क्या जरूरत थी? कार और हाउसेस फ्लॉन्ट कर रहे थे जैसे लोगों को पता ही ना हो कि तुम कितनी रिच हो। इतने सालों पहले कॉलेज खत्म कर चुकी हो, फिर भी एक फ्रेश ग्रेजुएट से कंपटीशन कर रही हो। लू मंगलू के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बोलती है, मुझसे गलती हो गई अभी। शेन्योन अपने हाथ में पकड़ी बेल्ट को जोर से खींचता और फटक की आवाज के साथ बोलता है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं, तुम दोनों को आज एक लेसन जरूर मिलेगा, नीचे पोजीशंस लो क्योंकि मेरी पेशेंस ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। ये देखते ही लू मंगलू भाग के उसके पास आते और प्यार से नखरे करते हुए बोलती है, बस इस बार माफ कर दो ना अभी, प्रॉमिस करती हूँ दोबारा कभी नहीं करूंगी। शेन्योन भाई चढ़ाकर बोलता है, अच्छा मतलब तुम ऑलरेडी नेक्स्ट टाइम के बारे में सोच रही हो? अगर नेक्स्ट टाइम हुआ ना तो सिर्फ 3 मार पर बात खत्म नहीं होगी, जल्दी पोजीशंस लो। लू मंगलू मजबूरी में मान जाती है, पोजीशन लेकर खड़ी हो जाती है और आंखें बंद करके इंतजार करने लगती है। ऐसे ठीक है? शेन्योन बोलता है, हाँ ठीक है। फिर वो शावले की तरफ देखकर कहता है, तुम भी जल्दी। शेन्योन का मूड देखकर शावले अंदर ही अंदर सोचती है, शेन्योन अभी भी बहुत गुस्से में है, थोड़ी देर पहले मेरी जुबान सच में ज्यादा चल गई थी, गलती मेरी थी, मार खा लेती हूँ, वैसे भी पीछे थोड़ा कुशन है, शायद इतना दर्द नहीं होगा। ये सोचकर वो लू मंगलू के पास जाकर चुपचाप पोजीशन ले लेती है। शेन्योन उन दोनों को देखकर बोलता, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर मुझे हार्टलेस मत कहना। पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, सच में बेल्ट चलाऊं या फिर लू मंगलू को लॉन्ग जिनान के ग्रुप में भेज दूं? नहीं, रहने दो, शायद उससे भी कुछ नहीं होगा। फिर वो एक कदम आगे बढ़ाता है, मारने से पहले बताओ तुम्हारी गलती क्या थी? लू मंगलू तुम पहले। लू मंगलू ढीले से अंदाज में बोलती है, मुझे जेलस या कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए था और फ्लॉन्ट भी नहीं करना चाहिए था। उसका एटीट्यूड देखकर शेन्योन उसके पिछवाड़े पर हल्का सा एक थप्पड़ दे देता है और पूछता है, ये तुम्हारे हिसाब से अपोलॉजी है? लू मंगलू घबराकर तुरंत बोलती है, मुझे शावले को प्रवोक नहीं करना चाहिए था, मुझे जेलस नहीं होना चाहिए और सबके साथ ज्यादा केयरिंग रहना चाहिए, और जो कार्स और हाउसेस तुमने मेरे लिए खरीदे हैं उन्हें फ्लॉन्ट भी नहीं करना चाहिए था। शेन्योन संतुष्ट होकर सिर हिलाता, अब बात बनी शावले, अब तुम। ये पूरा डैमेज कंट्रोल देखकर शावले ईमानदारी से बोलती है, मुझे ऑफिस के अंदर आना ही नहीं चाहिए था, मुझे दीदी से इतनी क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए थी, मुझे सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था और अपनी एज को लेकर भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए था, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। शेन्योन उसके भी पिछवाड़े पर एक हल्का सा थप्पड़ देता है और बोलता है, गुड, बहुत अच्छा, ठीक है अब दोनों उठ जाओ। ये सुनते ही शावले और लू मंगलू एक दूसरे को शौक में देखने लगती है, बस इतना ही। उन्हें लग रहा था बेल्ट आज सच में चलने वाली है। शेन्योन बोलता है, मेरा दिल ही नहीं मानता कि तुम दोनों को सच में हर्ट करूं, इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन पनिशमेंट तो मिलेगी, आज रात तुम दोनों को ना डिनर मिलेगा और ना ही मेरे साथ टाइम। लू मंगलू घबरा कर बोलती है, शेन्योन तुमने प्रॉमिस किया था कि आज की रात हम साथ में स्पेंड करेंगे। शावले भी तुरंत बोल पड़ती है, पिछली बार तुमने कहा था कि मेरे और लॉन्ग जिनान के साथ टाइम बिताओगे, हमें वैसे ही तुमसे मिलना मुश्किल होता है, प्रॉमिस से पीछे क्यों हट रहे हो? शेन्योन आराम से बैठकर बोलता है, तुम लोगों ने ही गलती की थी, और वैसे भी मैंने कब कहा कि मैं लॉन्ग जिनान से नहीं मिलूंगा, बाद में खुद उसे बता देना। ये सुनते ही दोनों चुप हो जाती है, अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि और बहस करे। थोड़ी देर बाद शेन्योन बोलता है, ठीक है आप दोनों यहाँ से जाओ। अंदर ही अंदर वो सोचता है, इस तरह समझाना बेल्ट से मारने से कई ज्यादा इफेक्टिव है। शावले और लॉन्ग जिनान मजबूरी में बाहर निकल जाती है और मन ही मन सोचती है, वाह अब तो शेन्योन और लॉन्ग जिनान ही पार्टी हो गई है, ओह जीत तो हमने ही खुद ही उनके हाथ में दे दी। इसी वक्त जिस इंसान का सब वेट कर रहे थे, मिस लिन यूचन का मैसेज शेन्योन के फोन पर आता है, कल मैंने जैंगजोंग का डिवोर्स ले लिया, आज मेरी लाइफ का पहला दिन है, सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ खाना खाओगे? शेन्योन रिप्लाई करता है, बिल्कुल, कहाँ मिलना है? लिन यूचन मैसेज भेजती है, मेरे घर आ जाओ। शेन्योन जवाब देता है, ठीक है थोड़ी देर में मिलता हूँ। लगभग 30 मिनट बाद फेंगयोन नेबरहुड में जैंगजोंग बहुत संभाल कर अपनी कार पार्क करता है। वो मनी मन सोचता है, लिन यूचन भी कमाल की कोल्ड ब्लडेड निकली, कार और घर दोनों ले गई और मेरे पास सिर्फ 20,000 छोड़े, उनमें से 15,000 तो इस पुरानी खटारा गाड़ी की डिपॉजिट में चले गए, अब मेरे पास सिर्फ 5,000 बचे, इतने पैसों में तो ढंग की रहने की जगह भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो एलिवेटर में घुसा और अंदर ही अंदर भड़कता रहा। उसने कहा था मेरा सारा सामान 24 घंटे के अंदर गायब हो जाना चाहिए, वरना सब कुछ सीधा कचरे में फेंक दूंगी। भाई डिवोर्स तो ऑलरेडी हो चुका है, इतना हार्टलेस बनना भी जरूरी है क्या? जैसे एलिवेटर का डोर बंद होने वाला था, एक हाथ बीच में आ गया और डोर रुक गया। रुको,
जैंगजोंग की आंखें फट गई जब उसने देखा कौन था। शेन्युआन, ये फिर से यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये भी इसी लग्जरी सोसाइटी में रहता है? बिल्कुल इम्पॉसिबल। अगर मर्सिडीज जी क्लास खरीदने के पैसे तो यहाँ फ्लैट क्यों लेगा? फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने नॉर्मल बनने की एक्टिंग करते हुए पूछा, यो भाई, किस फ्लोर पे जा रहे हो? शेन्युआन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, जिस फ्लोर पे तुम जा रहे हो। जैंगजोंग ने और बात निकालने की कोशिश की, कौन सा फ्लैट लिया है? पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। शेन्युआन बोला, मैं बस एक दोस्त से मिलने आया हूँ। वो अंदर ही अंदर सोचता है, ड्रामा मत कर, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इतनी एक्टिंग किस बात की? जैंगजोंग के दिमाग में धीरे धीरे सारी बातें जुड़ने लगी। एक मिनट, कहीं ये लिन यूचेन से मिलने तो नहीं आया? अगर सच में उसी के पास जा रहा है तो क्या डिवोर्स से पहले ही उन दोनों का चक्कर चल रहा था? जब से वो अचानक रेडिसन में कुकिंग करने लगी थी और रात भर बेडरूम में बंद रहती थी, क्या तब से मेरे पीछे ये सब चल रहा था? थोड़ी देर बाद एलिवेटर का डोर खोला। जब उसने देखा कि शेनोन उसके पीछे ही चल रहा था, उसका शक और भी पक्का हो गया। सच में मेरे ही पीछे आ रहा है। कुछ ही पल बाद शेन्योन ने जाकर डोर नॉक किया और बस जैंगजोंग के लिए यही फाइनल प्रूफ था। गुस्से से कांपते हुए हकलाते हुए बोला, तुम। शेन्योन उसकी हालत देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ भाई, इतना घबरा क्यों रहे हो? आराम से बोलो, इतना बीपी मत बढ़ाओ। तभी लिन यूचेन बाहर आई। अरे तुम आ गए, जल्दी अंदर आ जाओ। जैंगजोंग का सबर टूट गया। वो चिल्लाते हुए बोला, लिन यूचेन, आखिर चल क्या रहा है? कल ही हमारा डिवोर्स हुआ है और आज तुम किसी आदमी को घर ले आई। नहीं, जवाब मत दो, तुम दोनों का चक्कर तो डिवोर्स से पहले ही चल रहा था, है ना? लिन यूचेन ने तुरंत उसकी बात काट दी। मेरे ऊपर झूठे इल्जाम मत लगाओ, हम सिर्फ दोस्त हैं। जैंगजोंग और भड़क गया। दोस्त? इसे तुम सिर्फ दोस्ती बोलती हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तभी शेन्योन को अचानक ली सिस्टर्स की याद आ गई। उसने सोचा, औरतें भी कमाल होती है, मुझे सेलिब्रेशन के नाम पर यहाँ बुला लिया और ऊपर से जैंगजोंग को भी अपना सामान लेने बुला दिया। ये सब उसे जलाने का प्लान था, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लेना ही काफी नहीं था, अब उसका दिमाग भी खराब करना चाहती है। अगर टीचर ली और लीमैन को पता चल गया कि मैं साइड में ऐसे फंस गया हूँ तो मेरा ही गेम ओवर हो जाएगा। जैंगजोंग फिर चिल्लाए, बताओ कितने टाइम से मेरे पीछे ये सब चल रहा था? लिन यूचेन ने ठंडे चेहरे के साथ डोर का हैंडल पकड़ा है। उससे तुम्हारा क्या लेना देना? हमारा डिवोर्स हो चुका है और वैसे भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, और मान लो प्रूफ होता भी तो तुम क्या कर लेते? जैंगजोंग गुस्से में बस इतना ही बोल पाया, तुम, और उसके मुंह पर सीधा दरवाजा बंद हो गया। शट! बाहर से उसकी जोर की चीख सुनाई दी, तुम दोनों देख लेना। शेन्योन अंदर आते ही बोला, तुम्हें पहले से ही पता था ना कि मुझे आज यहाँ लाने से वो पक्का ट्रिगर हो जाएगा। लिन यूचेन किचन की तरफ चलते हुए बोली, सॉरी, मेरी गलती थी। शेन्योन उसके पीछे चलते हुए बोला, तो बस मेरा यूज कर रही थी और कोई वजह नहीं थी। लिन यूचेन शर्मा गई। ठीक है, मान लिया, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। शेन्योन तुरंत उसके पीछे आ गया और उसे भाव में लेते हुए बोला, ओह सच में? तो बताओ तुम्हें मेरी कितनी याद आ रही थी? लिन यूचेन धीरे से शर्माते हुए बोली, बहुत ज्यादा। शेन्योन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। साफ साफ बताओ, तुम्हारे शरीर के किस हिस्से को मेरी याद आ रही थी? इसे? शेन्योन ने उसके सीने के एक नरम हिस्से को दबाया। एक बार दबाते ही लिन यूचेन को गर्मी का एहसास हुआ और वो पत्ते की तरह कांपने लगी। शेन्योन ने और करीब आकर कहा, या शायद यहाँ। लिन यूचेन के पैर लड़खड़ाने लगे और वो बुरी तरह शर्मा गई। मुझे माफ करना, बस उस चीज के बाद से बहुत समय हो गया था ना। शेन्योन ने प्यार से उसके बालों पर एक किस कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादीशुदा औरत वाला टैग हटने से उसे सेंसिटिव होने का एहसास होगा। ये तो सच में हैरानी की बात थी और शेन्योन के लिए तो ये बहुत बड़ी जीत थी। वो हल्का सा हंसकर उसका एप्रन खोलते हुए बोला, मिस लिन, क्या हमने पहले कभी किचन में ऐसा कुछ किया है? लिन यूचेन हकलाते हुए बोली, मुझे नहीं लगता, और बस उसकी ड्रेस जमीन पर गिर गई। शेन्योन उसका हाथ पकड़ता और एक ऐसा जबरदस्त किस करता है कि होश उड़ जाए। 1 मिनट की पूरी अफरा तफरी के बाद वो कांच के दरवाजे की तरफ देखता और कहता है, मिस लिन, चलो उधर चलते हैं। इसी बीच सोसाइटी के बाद जैंगजोंग अपना सामान कार में रख रहा था। ताय लॉलीपॉप का एक लंबा कश लेता और ठहर जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या ड्रामा चल रहा है। वापस अंदर नजारा और भी गहरा हो जाता है। मिस लिन कांच पर चिपकली की तरह चिपकी हुई है, सांस लेने के लिए हाफ रही है और शेन्योन का नाम पुकार रही है। वो पास आती है, उसे किस करती है और धीरे से कहती है, मुझे लगता है कि मैं अपनी हद तक पहुंचने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन लिन यूचेन के सिर के ऊपर दिखने वाला अफेक्शन मीटर सीधा 77 तक पहुंच गया। वो एक बाउल सूप लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, लो थोड़ा सूप पी लो। शेन्योन मुस्कुराकर बाउल ले लेता है। अंदर ही अंदर वो हिसाब लगाता है। मिस लिन का अफेक्शन लगभग 80 होने वाला है। मेरी टीचर के 84 पॉइंट्स के अलावा सिस्टर लिन अब ऑफिशियली टॉप टियर बन गई है। थोड़ी और मेहनत करूँ तो 90 तक पहुंच सकता हूँ, मतलब और रिवॉर्ड्स मिलेंगे और कैशबैक प्लान को लेकर भी टेंशन खत्म। जब उसने देखा कि खाना सर्व करने के बाद भी लिन यूचेन वही खड़ी है तो उसने पूछा, तुम्हें और कुछ चाहिए? लिन यूचेन ने सिर हिला दिया, नहीं सब ठीक है, मेरे पास अब घर भी है, कार भी है और थोड़ी सेविंग्स भी। शेन्योन बिना सोचे बोला, मैं तुम्हारे लिए नई गाड़ी खरीद रहा हूँ। अब तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, वो पुरानी गाड़ी चलाना बंद करो। फ्री टाइम मिले तो कोई भी कार पसंद कर लेना, बजट 2 मिलियन है।
लिन यूचन तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। 2 मिलियन, इतना ज्यादा? शेन्योन ने हाथ हिलाकर कहा, कुछ ज्यादा नहीं है, तुम एक अपग्रेड डिजर्व करती हो। बस अपनी बैंक डिटेल्स भेज देना, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनते ही लिन यूचन के आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, इतने साल ज़ैंगज़ोंग के साथ शादी में गुजारे, लेकिन उसने कभी मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा। और शेन्योन सिर्फ 1 महीने की डेटिंग के बाद ही मेरे ऊपर 20 मिलियन खर्च कर रहा है। जब से वो मेरी लाइफ में आया है सब कुछ बदल गया है। कल ही मेरा डाइवोर्स हुआ था और आज लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो गई है। वो भागकर शेन्योन को जोर से गले लगा लेती है, शेन्योन। और उसी वक्त उसका अफेक्शन मीटर 80 तक पहुंच गया। शेन्योन भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। अरे वाह, एक साथ 3 पॉइंट्स, इसे कहते हैं असली प्रोग्रेस। और बस मिस लिन फिर से एक भूखे शेर को हाई ग्रेड प्रोटीन खिलाने लगी। लगभग 1 घंटे बाद शेन्योन अपनी बेल्ट ठीक करते हुए उठता है और पूछता है, सब ठीक है? फिर वो अंदर ही अंदर सोचता है, ये अफेक्शन लेवल तो रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। अब 81 हो गया है, क्या इसे ही कहते हैं मेहनत से किसी का भी दिल जीत लेना? लिन यूचन सोफा पर आराम से टिक कर बैठी थी। उसने कहा, हाँ बस थोड़ी देर रेस्ट करने दो। फिर वो बोली, मेरे पास काफी फ्री टाइम रहता है, क्या मैं तुम्हारे काम में हेल्प कर सकती हूँ? गलत मत समझना, बस तुम्हारा थोड़ा लोड कम करना चाहती हूँ। शेन्योन ने पूछा, तुम्हारी डिग्री किस चीज में है और जॉब एक्सपीरियंस? लिन यूचन बोली, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, शादी से पहले 1 साल एडमिन का काम किया था। शेन्योन ने सोचा, बैचलर्स डिग्री है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी और कॉफी शॉप भी संभाली है, परफेक्ट, शायद इसे मेरी किसी योगा स्टूडियो का मैनेजमेंट दे सकता हूँ। फिर वो बोला, मेरे पास कुछ योगा स्टूडियोज है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो पहले एडमिन की पोजीशन से स्टार्ट कर सकती हो, काम सीख जाओगी तो मैनेजमेंट भी संभाल लेना। लिन यूचन का चेहरा खुशी से चमक उठा, बिल्कुल, अगर तुम्हारी हेल्प हो सके तो मैं जरूर करूंगी। अगले दिन कैम्फर्ड गोल्फ क्लब में शेन्योन की G63 धीरे से क्लब के सामने रुकती है। सूट पहने हुए वो बाहर निकलता है, अंदर ही अंदर सोचता है, प्रिंसिपल यांग ने मुझे इस एलाइट एल्यूमिनाई नेटवर्किंग इवेंट में बुलाया है। शेन्योन की इस एंट्री को देखते हुए वैली पार्किंग वाला बंदा मन ही मन सोचता है, जिन बड़े लोगों से मैं यूजुअली मिलता हूँ वो सब काफी कंपोज्ड रहते हैं, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इतनी सीक्रेसी मेंटेन कर रहा है। रिसेप्शन पर खड़ी लेडी ने उसे देखते ही झुककर कहा, वेलकम मिस्टर शेन, एंट्रेंस पर बस अपना नाम बता दीजिए। शेन्योन आराम से ग्रैंड हॉल की तरफ चला गया, लेकिन एंट्रेंस पर उसे लगभग 5 मिनट वेट करना पड़ा। उसके आगे खड़ा आदमी रिसेप्शन पर किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। थोड़ी देर बाद शेन्योन ने पूछा, भाई प्रॉब्लम क्या है? रिसेप्शनिस्ट परेशान होकर बोली, इनका डिजिटल इन्विटेशन नहीं मिल रहा, मैं अपने कलीग से वेरिफिकेशन का वेट कर रही हूँ। आगे खड़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, आप पहले चले जाइए। शेन्योन ने सिर हिलाते हुए अपना फोन दिखाया, थैंक्स भाई। रिसेप्शनिस्ट का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया, प्लीज इस तरफ मिस्टर शेन। अंदर जाने से पहले शेन्योन ने उस आदमी की तरफ मुड़कर पूछा, वैसे आपका नाम? वो बोला, मैं युआ जियानकुई। शेन्योन मुस्कुराया, ठीक है, मैं अंदर जाकर तुम्हारे बारे में पूछता हूँ। अंदर उसकी नजर प्रिंसिपल यांग पर पड़ी। उसने हाथ हिलाकर कहा, यो प्रिंसिपल यांग, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। प्रिंसिपल यांग उसे देखते ही खड़े हो गए, कोई बात नहीं यंग मैन, अब तुम समझ ही गए होगे कि इस नेटवर्किंग इवेंट का पर्पस क्या है। स्टार सिटी के पॉलिटिकल और बिजनेस सर्कल्स के बहुत बड़े लोग यहाँ हैं, लेकिन उनके कुछ सेकंड जनरेशन बच्चे सिर्फ तुमसे फायदा उठाना चाहेंगे। कौन सच्चा और कौन सिर्फ मौके का फायदा लेना चाहता है, ये तुम्हें खुद पहचानना होगा। शेन्योन मुस्कुराकर बोला, समझ गया। फिर उसे एक बात याद आई, वैसे प्रिंसिपल यांग, बाहर युआ जियांगकुई नाम का एक आदमी खड़ा है। डिजिटल इनवाइट ना होने की वजह से उसे अंदर नहीं आने दिया गया। क्या वो हमारे इंटरनेशनल स्टडीज डिपार्टमेंट का एलुमिनाई नहीं है? प्रिंसिपल यांग एकदम से हैरान रह गए, क्या वो बाहर रुक गया? अरे मेरा फोन साइलेंट पर था, उसके मैसेजेस देख नहीं पाया। उन्होंने तुरंत वाइस प्रिंसिपल शू की तरफ देखा। वाइस प्रिंसिपल शू, जल्दी गेट पर जाकर युआ जियांगकुई को अंदर लेकर आइए। वाइस प्रिंसिपल शू घबराकर तुरंत भाग पड़े, जी मैं अभी लेकर आता हूँ। ये देखकर शेन्योन को भी क्यूरियोसिटी हुई। उसने पूछा, आखिर ये युआ जियांगकुई है कौन? ओलियांग धीरे से शेन्योन के पास आकर फुसफुसाया, ये लू डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, युआ जियांगकुई। सिर्फ 36 साल की एज में स्टार सिटी के सबसे यंग और पावरफुल लीडर बन गया है। तुम्हारी कंपनी भी तो लू डिस्ट्रिक्ट में ही है ना, इस कनेक्शन को पक्का बना लेना। तभी वाइस प्रिंसिपल शू युआ जियांगकुई को अंदर लेकर आए। ओलियांग मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, जियांगकुई सॉरी यार, मेरा फोन साइलेंट पर था इसलिए तुम्हारे कॉल्स मिस हो गए। फिर उन्होंने दोनों का इंट्रोडक्शन करा। शेन्योन ये है गवर्नर युआ जियांगकुई, और गवर्नर ये है शेन्योन, हमारा आउटस्टैंडिंग सीनियर जिनफू हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का बॉस। शेन्योन तुरंत हाथ बढ़ाता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई गवर्नर युआ जियांगकुई भी हाथ मिलाते हुए हंसता है, अरे भाई लकी था कि तुमने अंदर बता दिया, वरना मैं तो अभी भी गेट के बाहर ही खड़ा होता। और गवर्नर छोड़ो, मैं 2004 बैच का सीनियर हूँ, बस सीनियर कहकर बुलाओ। शेन्योन मुस्कुराए, ठीक है सीनियर युआ जियांगकुई सर हिलाकर बोला, हेल्थ इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। आजकल हर कोई हेल्थ और वेलनेस पर ध्यान दे रहा है, इस फील्ड में ग्रोथ की बहुत पॉसिबिलिटीज है, अच्छा काम करते रहो।
शेन्योन ने रिस्पेक्ट से जवाब दिया, सीनियर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं पूरी मेहनत करूंगा। वैसे जब भी टाइम मिले हमारी कंपनी जरूर आइएगा और हमें गाइड कीजिएगा। इसी बीच ड्रिंक सर्व होने लगे। शेन्योन ने 2 वाइन ग्लासेस उठाए, एक युवा जियानकुई को दिया और हल्का सा चीयर्स करते हुए बोला, यूले डिस्ट्रिक्ट को इतनी तेजी से डेवलप करना कोई आम बात नहीं है, आप सच में कमाल है। अगर कभी टाइम मिले तो जिंगफू को भी थोड़ा गाइड कर दीजिए, हो सकता है अगले साल हम स्टार सिटी की सबसे बड़ी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बन जाए। युवा जियानकुई हंस पड़ा, अरे नहीं इतनी तारीफ मत करो, मैं कोई इकोनॉमिक जीनियस नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगले महीने यूलू डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा मेडिकल मैनेजमेंट सर्वे होने वाला है। ये सुनते ही शेन्योन के दिमाग में घंटी बज गई, डैम, बड़े कनेक्शन होने का असली फायदा यही है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने से पहले ही अंदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिनके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है वो गेम शुरू होने से पहले ही एडवांटेज ले लेता है, और जिनके पास कोई कनेक्शन नहीं होता वो बस बाहर खड़े देखते रह जाते हैं। नहीं, मुझे सीनियर युवा के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। थोड़ी दूर खड़े वाइस प्रिंसिपल शू उन दोनों को देखकर मन ही मन सोच रहे थे। अब समझ आया ओलियांग इस लड़के को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देता है, इसके बात करने की स्किल्स ही अलग लेवल की हैं। हर बात इतनी नेचुरली करता है कि सामने वाला खुद इम्प्रेस हो जाता है। उधर हॉल के दूसरे कोने में एक लड़की की नजर लगातार शेन्योन पर टिकी हुई थी। थोड़ी ग्लैमरस सी दिखने वाली लड़की ने अपनी फ्रेंड से पूछा, ये कौन है, इस इवेंट में पहले कभी नहीं देखा, लगता है पहली बार आया है। उसकी फ्रेंड ने ध्यान से देखकर कहा, लगता तो वैसे ही है और काफी यंग भी है, वैसे उसकी शर्ट के पीछे मसल्स नोटिस किए हैं। बाबिन, लगता है तुम्हारा शिकार मिल गया, जाकर वीचैट मांग लो, देखते हैं वो तुम्हें अटेंशन देता भी है या नहीं। बाबिंग ने मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए सांस भरी, छोड़ो मेरी जैसी नाजुक लड़की इतने डोमिनेंट और पावरफुल आदमी को कैसे हैंडल करेगी। उसकी फ्रेंड ने आके घुमाई, ड्रामा बंद करो, पिछले हफ्ते ही तुम प्राइवेट क्लब गई थी, वहाँ के मेल मॉडल्स कैसे थे, मैं तुम्हारे 1000 वर्ड्स के रिव्यू का इंतजार कर रही हूँ। बाओबिंग की नजर अभी भी शेन्योन पर ही थी। वो सब ठीक थे, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने वाले लोगों को इम्प्रेस करना कोई अचीवमेंट नहीं होती। ये वाला लड़का अलग लेवल का लग रहा है, बस ये सोच रही हूँ कहीं ऑलरेडी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। उसकी फ्रेंड ने उसे घूर कर देखा, हाँ हाँ बहुत सीधी सादी बन रही हो, अंदर से क्या हो मुझे सब पता है। इसी बीच एक आदमी शेन्योन के पास आया, क्या आप शेन्योन हैं? मेरा नाम जिन शिफा है, मैं कांगवन का कजिन हूँ। शेन्योन गरम जोशी से मुस्कुरा, अच्छा तो आप कजिन हैं, मैं तो सोच ही रहा था कि आप मेरे दोस्त कांगवन जैसे ही क्यों लग रहे हैं। जिन शिफा ने हाथ मिलाते हुए कहा, देखिए फेबिन वाली बात में मैं सिर्फ बीच का मैसेंजर था। सबसे पहले फेबिन ने मुझे कांटेक्ट किया था, फिर मैंने अपने कजिन के थ्रू आपसे बात करवाई। उम्मीद है आप दिल पर नहीं लेंगे। सच कहो तो मेरी फैमिली और फेबिन की फैमिली का बिजनेस रिलेशन है, मैं मना भी नहीं कर सकता था। शेन्योन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबाया, कोई बात नहीं, कांगवन ने मुझे पहले ही सब बता दिया था, तुम लोगों की कोई गलती नहीं थी। उधर बाओबिंग अपनी कजिन की तरफ मुड़कर बोली, बेबिंग तुम इतनी चुप क्यों हो? आज तुम्हारी बड़ी कजिन तुम्हें स्पेसिफिकली यहाँ किसी अच्छे लड़के से मिलवाने लाई है, कोई पसंद आया? उसकी दूसरी फ्रेंड हंसकर बोली, बेबिंग अभी यंग है, इस एज में उसके लिए लुक्स ही सब कुछ होते हैं। यहाँ बैठे ये सारे अंकल टाइप लोग उसके टाइप के बिल्कुल नहीं है। उन दोनों के बीच खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसने हाई स्लिट कीपाव पहना हुआ था। उसका नाम था जाओ बेवे। अपनी कजिन की बातें सुनने के बाद भी जाओ बेवे बस चुपचाप खड़ी रही बिना कुछ कहे। बाओबिंग फिर से अपना एक्सपीरियंस दिखाने लगी, बेवे क्या बोलती हो, तुम्हारी बड़ी दीदी तुम्हें लड़कों को पटाने के अल्टीमेट ट्रिक सिखाए। लड़कियों के लिए किसी लड़के को इम्प्रेस करना बहुत इजी होता है, बस तुम्हें पहला स्टेप लेना आना चाहिए। 10 में से 9 लड़के तो आराम से लाइन में आ जाते हैं। बेवे ने सीधा मना कर दिया, नहीं थैंक्स कजिन। बेवे अपना मुंह छुपा कर हंसी, अरे तुम भी ना, तुमने तो अभी तक किसी असली लड़के के साथ रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस भी नहीं लिया, सच कहो तो तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लगता है। उधर जिन शिफा ने नोटिस किया कि बाओबिंग लगातार शेन्योन को देख रही है। वो धीरे से बोला, ब्रो वो रेड इवनिंग गाउन वाली लड़की शायद तुम में इंटरेस्टेड है, उसका नाम जू बाओबिंग है। उसकी फैमिली स्टार सिटी की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक चलाती है, वो मेरी ही बैच की है, इंटरेस्टेड हो? शेन्योन ने एक नजर उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया, थैंक्स लेकिन नहीं, मेरी टाइप की नहीं है। उसकी नजर फिर बाओबिंग के पास खड़ी बेवे पर चली गई। अंदर ही अंदर वो सोचने लगा, सच कहो तो उसके पास खड़ी लॉन्ग कीपा वाली लड़की ज्यादा अच्छी लग रही है। कपड़े काफी सिंपल है, लेकिन उसकी कमर इतनी स्लिम है कि हवा चले तो शायद हिल जाए, और उसका फिगर तो परफेक्ट है। लेकिन रुको, लगता है वो अपनी फिगर को जानबूझकर सिंपल दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या वो अपनी लुक्स को लेकर थोड़ी कॉन्शियस है? इसी वक्त बाओबिंग मुस्कुराते हुए उनके पास आ गई, हाय जिन शिफा, हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? जिन शिफा ने तुरंत कहा, यह है शेन्योन, हमारी यूनिवर्सिटी के जूनियर, इनकी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। 2 फिटनेस सेंटर्स, एक योगा स्टूडियो और एक हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर ऑलरेडी चल रहा है, और जल्दी 4 और योगा स्टूडियोज खुलने वाले हैं। ग्रेजुएशन से पहले ही इस नेटवर्किंग इवेंट का इन्विटेशन मिलने वाला यह पहला स्टूडेंट है। ये सुनते ही बाओबिंग ने मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाया, हाय मैं शू बाओबिंग हूँ। शेन्योन ने भी स्माइल के साथ हैंडशेक किया, हेलो सीनियर, मैं शेन्योन हूँ।
हैंडशेक के दौरान बाओबिंग ने हल्का सा उसकी पाम को छेड़ दिया और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम हमसे काफी छोटे हो इसलिए मुझे सिस्टर बुलाना तो बनता है ना। पर अंदर ही अंदर बाओबिंग कुछ और ही सोच रही थी। वाह, फेस भी टॉप क्लास, बॉडी भी अमेजिंग और यंग भी है, आज तो मजा आने वाला है। शेन्योन ने उसकी तरफ देखकर हल्का सा स्माइल किया और मजाक में बोला, बस इतना ही, देखने से तो इतनी बड़ी नहीं लग रही। बाओबिंग एक पल के लिए सरप्राइज हो गया, अरे मैंने तो अभी गेम शुरू भी नहीं किया और ये पहले ही काउंटर अटैक कर रहा है। वो मुस्कुरा कर बोली, किसी चीज का अंदाजा सिर्फ देखकर नहीं लगाया जाता। शेन्योन बिना एक्सप्रेशन बदले बोला, अगर देखकर पता नहीं चलता तो कभी प्रैक्टिकली टेस्ट करके देख लेना। वे वही खड़ी सब सुन रहे थे, उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। जिन शिफा ने गला साफ किया और धीरे से वहाँ से निकल गया। अंदर ही अंदर सोचने लगा, ये शेन्योन तो सच में डेंजरस लेवल का फ्लर्ट है। बाओबिंग ने भी मजाक में जवाब दिया, बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो लेकिन असल में उतने कैपेबल भी हो या सिर्फ बोलते हो। शेन्योन अंदर ही अंदर सोचने लगा, रिच गर्ल्स यूजुअली इतनी रिजर्व्ड होती है, ये आज हो क्या रहा है। कॉन्वर्सेशन तो काफी डेंजरस डायरेक्शन में जा रही है, अगर और कंटिन्यू किया तो सच में डेट पर जाना पड़ जाएगा। उसने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया, वैसे पार्टी कब स्टार्ट होगी। जिन शिफा ने घड़ी देखी और बोला, बस 20 मिनट में। शेन्योन बोला, चलो तब तक दूसरी साइड देख कर आते हैं, चल रहे हो। जिन शिफा भी उसके साथ चला गया। उन दोनों को जाते देख बाओबिंग हल्की सी मुस्कुराए, आजकल के जूनियर्स भी ना खुद को हीरो समझते हैं। मेरे साथ माइंड गेम्स खेलना चाहते हैं हनी, गेम तो मैंने बहुत पहले से ही खेलना शुरू कर दिया था। बेबे धीरे से कंफ्यूजन में पूछती है, वैसे कजिन अभी तुम टेकिंग द लीड वाली बात कर रही थी, उसका मतलब क्या था। बाओबिंग उसके कान के पास जाकर धीरे से कुछ समझाती है। ये सुनते ही बेबे का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। पास खड़ी एक लड़की हंसकर बोली, बाओबिंग तुम्हें इसे सिर्फ समझाना नहीं था, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देना था। वैसे भी लगता है हमारा जूनियर तुमसे ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ, क्या करे, हर किसी को अपग्रेड पसंद नहीं होता। बाओबिंग ने कॉन्फिडेंस से कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा साइज 34C है, मेरी कजिन के अलावा यहाँ मुझसे बड़ा कौन है। पहली लड़की मुस्कुराई, पता नहीं, लेकिन बेबे को देखकर लगता है कि वो भी तुमसे कम नहीं है, शायद तुमसे भी ज्यादा। बाओबिंग ने बेबी की तरफ ध्यान से देखा और अंदर ही अंदर सोचा, अगर इसने कभी अपनी असली चाम दिखाई ना तो यहाँ सबकी नजरें इसी पर टिक जाएंगी। एक दिन इसे दिखाना पड़ेगा असली कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं। और इसी तरह पार्टी चलती रही। कोई नेटवर्किंग कर रहा था, कोई बिजनेस कॉन्टेक्ट बना रहा था, हर तरफ लोग अपनी इमेज बनाने में लगे हुए थे। शेन्योन की नजर फिर एक बार बेबे पर पड़ी, हम कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझे इतनी बार क्यों देख रही है। अब तक 4 बार नजरें मिल चुकी हैं, कई बात कुछ और तो नहीं। उधर बाओबिंग वाइन का टेस्ट डिस्कस कर रही थी। ये वेगा सिसिलिया है, मुझे एवरेज लगती है, फ्रूट का टेस्ट बहुत ज्यादा है, मुझे अमेरिकन हार्लैंड ज्यादा पसंद है। तभी एक रिच लड़का बीच में बोल पड़ा, वाह आपकी चॉइस तो कमाल की है। हार्लैंड की प्रोडक्शन प्रोसेस भी काफी फेमस है, वो लोग हर विनयार्ड को क्वालिटी के हिसाब से अलग हैंडल करते हैं। बाओबिंग ने मुस्कुराकर शेन्योन की तरफ देखा, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। शेन्योन बिना सोचे बोला, मेरा, मुझे तो ये सारी एक्सपेंसिव वाइन बेकार लगती है, इससे अच्छी तो एक चिल्ड क्राफ्ट थम्स अप होती है, कम से कम पीने में सच में मजा तो आता है। वो रिच लड़का थोड़ा इंसल्ट फील कर गया, थम्स अप, तुम थम्स अप को फाइन वाइन से कंपेयर कर रहे हो, साफ दिख रहा है कि तुमने कभी वाइन कल्चर को सीरियसली समझा ही नहीं। शेन्योन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, अरे भाई आखिर में सब अल्कोहल ही तो है, नशा ही तो करना है ना, मैं यहाँ एंजॉय करने आया हूँ, हिस्ट्री क्लासेस अटेंड करने नहीं। रिच लड़का एकदम से चुप हो गया, उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बाओबिंग भी हंस पड़ी, एक्चुअली हमारा जूनियर गलत भी नहीं बोल रहा, आखिर में सब ड्रिंक ही तो है। फिर उसने पूछा, वैसे शेन्योन गोल्फ खेलते हो। शेन्योन ने सिर हिला दिया, नहीं। बाओबिंग मुस्कुराई, सच, मैं सिखा सकती हूँ, काफी अच्छा खेलती हूँ, वैसे प्राइवेट कोचिंग फ्री नहीं होती। उसी वक्त उसके सिर के ऊपर 60 FNAT का नोटिफिकेशन चमक उठा। शेन्योन अंदर ही अंदर सोचने लगा, सिस्टम के स्केल कार्ड को कभी भी एक्सचेंज किया जा सकता है, लेकिन जाओ बेबे से कुछ सीखने का चांस, उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन बाहर से उसने सीधा मना कर दिया, सॉरी मुझे गोल्फ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पास ही खड़ा जिन शिफा सब सुन रहा था, अंदर ही अंदर हैरान रह गया, भाई तुझे पता भी है तू किसकी ऑफर रिजेक्ट कर रहा है। सू फैमिली स्टार सिटी के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की टॉप फैमिलीज में से एक है, इतनी बड़ी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी सीधा मना कर दी। ठीक है, बाओबिंग की डेटिंग हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लुक्स और फिगर दोनों टॉप क्लास है, कुछ लूज भी नहीं करता। बाओबिंग फिर भी पीछे नहीं हटी, कोई बात नहीं, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे मैसेज कर देना, मेरा कार्ड तो तुम्हारे पास है ना, व्हाट्सएप ऐड कर लेना। शेन्योन आराम से अपना ड्रिंक पीता हुआ बोला, हाँ ठीक है। पास खड़ी 2 लेडीज धीरे से हंसने लगी, अरे वाह, लगता है पहली बार बाओबिंग को किसी ने सीधा रिजेक्ट किया है, ये जूनियर तो बाकी लोगों जैसा बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी लड़की भी हंस पड़ी, बाओबिंग को भी आज रिजेक्शन मिल गया, दुनिया सच में बदल रही है। बाओबिंग ने उनकी बात सुन ली, अंदर ही अंदर उसका कॉम्पिटिटिव मोड ऑन हो गया। तुम लोग कुछ नहीं जानते, जितना डिफिकल्ट टारगेट होता है उतना ही मजा आता है, बस देखते जाओ, एक दिन इसे मैं ही पटाऊंगी। दोनों लेडीज अब शेन्योन को ध्यान से देखने लगी, सच में ये बाकी सबसे अलग लग रहा है।
सिर्फ फेस और बॉडी की बात नहीं है, इसके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस और बैड बॉय वाइब है। इतनी यंग एज में इतना बड़ा चार्म, देखते ही समझ आ जाता है कि पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रांग है। फिर दोनों शेन्योन को देखते हुए हंसने लगी। पार्टी खत्म होने के बाद रात हो चुकी थी। बेवे अपनी कार में बैठी हुई बिंगिंग को मैसेज भेजती है, बिंगिंग आज मेरी शेन्योन से मुलाकात हुई। बिंगिंग का तुरंत रिप्लाई आया, कहाँ? बेवे बोली, एल्यूमिनाई नेटवर्क इवेंट में मेरी कजिन मुझे जबरदस्ती ले गई थी। बिंगिंग बोली, एल्यूमिनाई इवेंट, वो वहाँ कैसे पहुँच गया? बेवे बोली, पता नहीं, शायद वो सच में काफी कैपेबल है। बिंगिंग ने पूछा, और कुछ इंटरेस्टिंग हुआ? बेवे बोली, बहुत कुछ, मेरी कजिन तो उसके पीछे ही पड़ गई थी, लगातार हिंट्स दे रही थी। ये पढ़कर बिंगिंग का दिल अजीब सा हो गया। हाई स्कूल से ही वो और बेवे बेस्ट फ्रेंड्स थे और बाओबिंग डेटिंग के मामले में काफी एक्सपीरियंस थी। बिंगिंग ने मन ही मन सोचा, शेन्योन तुम भी ना? बेवे ने फिर मैसेज भेजा, मुझे लगता है वो शायद मुझे भी नोटिस कर रहा था, पूरे इवेंट में बार बार मेरी तरफ देख रहा था। बिंगिंग ने तुरंत रिप्लाई किया, अगर तुम उसकी तरफ नहीं देख रही थी तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हें देख रहा था? बेवे कुछ देर के लिए चुप हो गए। अरे हाँ, ये बात भी सही है। उधर बिंगिंग के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। लू मंगलू, ली जाओ कैंपिंग वाली कलीग, फाइनेंशियल सेंटर वाली लड़की, एक एक करके सब चेहरे उसके दिमाग में आ गए। कहीं ये इतनी जल्दी इतनी सारी लड़कियों के साथ क्लोज तो नहीं हो गया? तभी बेवे ने एक और मैसेज भेजा, वैसे शेन्योन मुझे थोड़ा पर्वर्ट टाइप भी लगता है। पूरा टाइम वो मेरे ट्विन टावर्स को घूरता रहा, सिर्फ मेरे ही नहीं मेरी कजिन के ट्विन टावर्स भी देखा, लेकिन उसने कुछ ही बार उसके ट्विन टावर्स पर नजर डाली और फिर उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। शायद उसे लगा कि उसके ट्विन टावर्स बहुत छोटे हैं। यह पढ़कर बिंगिंग एकदम हिल गई। शेन्योन बिल्कुल नहीं बदला, उसे आज भी ट्विन टावर्स ही पसंद है। जब मेरे डेवलप होना शुरू ही हुए थे तब वो आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक उनसे खेलता रहता था। अब सोचकर समझ नहीं आता कि मैंने उसे ऐसा करने की इजाजत कैसे दी थी। फिर उसने अचानक सोचा, बेवे ने आज बाइंडर्स पहना हुआ था और शेन्योन ने फिर भी ध्यान दिया। क्या उसका आउटफिट कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग था या वो जानबूझकर उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी? नहीं, मैं क्या क्या सोच रही हूँ, हमारा वैसे भी अब कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसने तुरंत रिप्लाई किया, जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेवे ने रिप्लाई भेजा, सही बात है, लेकिन पर्वर्ट होने के बाद भी लड़कियां उसके पीछे लाइन लगा रही हैं। मेरी कजिन तो है ही, उसकी फ्रेंड्स भी उनमें इंटरेस्टेड लग रही हैं। बिंगिंग ने पूछा, और तुम्हें भी वो पसंद आ गया? बेवे ने तुरंत जवाब दिया, मैं बिल्कुल नहीं। लेकिन मैसेज भेजने के बाद वो कार की विंडो से बाहर देखने लगी। अंदर ही अंदर सोचा, मैं इतनी जल्दी कैसे किसी को पसंद कर सकती हूँ? हम सिर्फ एक बार ही मिले हैं और वैसे भी वो बिंगिंग का पहला प्यार था। तभी रोड पर उसने एक लड़का देखा जो दूर से बिल्कुल शेन्योन जैसा लग रहा था। बेवे ने 2 बार ध्यान से देखा, फिर सामने चल रहे लड़कों के ग्रुप की तरफ देखते हुए सोचने लगी, ये लड़का मेरे दिमाग से निकल ही क्यों नहीं रहा? उसके गाल धीरे धीरे लाल होने लगे। उसने सोचा, ओ नो, क्या बिंगिंग सच कह रही थी? कहीं कहीं मुझे सच में शेन्योन पसंद तो नहीं आ गया? दावत खत्म होने के बाद शेन्योन लड़खड़ाते हुए लीजाओ के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। फोन पर उसने नशे भरी आवाज में कहा, मिस ली, मैं पहुंच रहा हूँ, आज रात यही रुकूंगा। टीचर लीजाओ ने जवाब दिया, ठीक है, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। कुछ देर बाद वो पहुंच गया। लीजाओ ने दरवाजा खोला और उसकी बिखरी हुई हालत देखकर पूछा, तुमने कितनी पी ली? शेन्योन हंसी रोककर बोला, सच कहूँ तो मुझे खुद याद नहीं है। लीजाओ बोली, अंदर आ जाओ, सोफा पर बैठो, मैं हैंगओवर टी बनाकर लाती हूँ। शेन्योन ने सिर हिला दिया, ठीक है। करीबन 5 मिनट बाद लीजाओ एक गर्म कप हैंगओवर सूप लेकर आई और उसने कहा, इसमें हनी, क्रिसेंथेमम, नटमैग और एंजेलिका है, ध्यान से, गर्म है। शेन्योन ने कप लेते हुए पूछा, मिसली, तुम ये अक्सर बनाती हो? लीजाओ बोली, पापा अक्सर नशे में घर आते हैं, मॉम बिजी रहती है, इसलिए वो मुझे ही बनाने को बोलती है। शेन्योन ने पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? लीजाओ ने जवाब दिया, पापा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर है और मॉम हाई स्कूल टीचर है। ये सुनते ही शेन्योन को हल्का सा झटका लगा। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर मतलब वो लॉलीपॉप भी रखते हैं? टीचर लीजाओ ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, कभी कभी कई हफ्तों तक घर से बाहर रहते हैं। अब मॉम की समर ब्रेक चल रही है और पापा ने भी लीव ली है। कल वो मुझसे और लीमैंग से मिलने आ रहे हैं। शेन्योन, कल हम सब साथ में लंच करेंगे। शेन्योन ने बाहर से शांत रहने की कोशिश की। टीचर ली, क्या कल मिलना जरूरी है? पर अंदर ही अंदर वो घबरा गया। एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर होता तो संभाल लेता, लेकिन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर, अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी दोनों बेटियां, क्या होगा अगर वो अपना आपा खो दे? फिर भी जो होने वाला है उसे टाला नहीं जा सकता। टीचर लीजाओ बोली, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि तुम यहाँ होगे, अगर तुम बिजी हो तो मैं समझा दूंगी, वो समझ जाएंगे। फिर उसने सोचा, हमारा रिलेशनशिप अभी नया ही है, इतनी जल्दी पेरेंट्स से मिलना थोड़ा अचानक है। शेन्योन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा नर्वस हूँ, मिलना तो पड़ेगा ही, वैसे वो किस टाइम पे आएंगे? लीजाओ बोली, सुबह 11 बजे, प्रेशर मत लो, हम दोनों मिलकर सब हैंडल कर लेंगे। मेरे पेरेंट्स काफी ओपन माइंडेड है, वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। शेन्योन ने सिर हिला दिया, ठीक है। तभी लीजाओ वहाँ से जाने लगी। उसने कहा, मैं अकेली शावर लेने जा रही हूँ। शेन्योन ने तुरंत अपने असिस्टेंट को मैसेज भेजा, सेक्रेटरी सुबह जल्दी उठना, मेरे लिए कुछ चीजें खरीद लेना। पुइंगजी ने तुरंत रिप्लाई किया, जी बॉस।
फिर उसकी नजर बाओबिंग के मैसेज पर पड़ी, मेरे साथ चलोगे, राइड वाइन पर सब कुछ दाव लगा देते हैं। शेन्युआन हंस पड़ा, मेरा अटेंशन चाहिए, सपने देखते रहो। हाँ, अपनी कजिन को साथ लाते तो शायद सोच लेता। तभी अचानक एक परछाई उसके पास आई और सीधा उससे लिपट गई। शेन्युआन हैरान होकर बोला, मिस ली इतनी जल्दी क्या है, मैं कहीं जा तो नहीं रहा हूँ। एक हाथ ने उसके मुंह को ढक दिया, दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, शेन्युआन मैं हूँ। शेन्युआन ने धीरे से पूछा, ली मैंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? ली मैंग का चेहरा लाल हो गया, हल्का सा सांस लेते हुए बोली, ब्रदर इन लॉ मुझे तुमसे बात करनी है। शेन्युआन बोला, अगर बात ही करनी है तो मैसेज कर देती है, अपनी दीदी के रूम में पकड़े जाने से डर नहीं लगता। ली मैंग ने मुंह फुलाकर बोला, मैंने मैसेज किया था लेकिन तुमने इग्नोर कर दिया। शेन्युआन ने धीमी आवाज में कहा, अभी अपने रूम में जाओ, जब वो सो जाएगी तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अंदर ही अंदर उसने सोचा, ली जाओ कभी भी वापस आ सकती है, इस वक्त कोई भी गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ली मैंग ने उसे छोड़ते हुए पूछा, कितनी देर लगेगी? शेन्युआन सीधा बैठ गया और बोला, यह कहना मुश्किल है, जब वो सो जाएगी तब। ली मैंग ने शर्माते हुए पूछा, आज रात तुम दोनों कुचिपुड़ी करोगे? शेन्युआन ने उसके गाल को हल्का सा खींचकर कहा, बस बस अब ज्यादा मत बोलो, जाकर आराम करो। ली मैंग हल्का सा बुरा मुंह बनाकर वापस चली गई। शेन्युआन उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी पहचान वाली फीलिंग आई। क्या ये वही रात नहीं लग रही जब मैंने पहली बार अपनी पार्टनर को सरप्राइज किया था? तब मैं शिकारी था और आज लगता है कि मैं खुद शिकार बन गया हूँ। अब तो कोई रूल्स ही नहीं बचे। एक पल बर्फ जैसी ठंडी और अगले ही पल एक रोते हुए पप्पी की तरह, बिल्कुल समझ से बाहर। यह सोचते हुए शेन्युआन ने अपनी बेल्ट ढीली की और बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसने अंदर झांक कर देखा, अंदर ली जाओ शावर ले रही थी। उसने मनी मन सोचा, उसका कमरा बाथरूम के पास ही है, मैं पहले उसे थोड़ा टीज करता हूँ। ली जाओ ने उसका रिफ्लेक्शन देखा और घबरा गई। शेन्युआन ऐसे अचानक डराओ मत। शेन्युआन मुस्कुराते हुए बोला, इसमें डराने वाली क्या बात है, बस थोड़ा एक्साइटमेंट ऐड कर रहा हूँ। ली जाओ शर्मा कर बोली, शेन्युआन मुझे आजकल बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। शेन्युआन उसके करीब आया, उसके ट्विन टावर्स पर पैक किया और बोला, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ली जाओ ने उसे बेचैनी से दूर धकेला। शेन्युआन क्या हम बिस्तर पर चले? लेकिन शेन्युआन ने उसे दीवार से सटा लिया और बोला, नहीं हम इधर ही करेंगे, मुड़ जाओ। ली जाओ घबरा गई, नहीं ऐसे नहीं, ली मैंग बिल्कुल बगल वाले रूम में है, वो सुन लेगी। पर शेन्युआन पूरे जोर से आगे बढ़ा, डरो मत, मेरी बात मानो, वो सो रही है। फिर बाथरूम की छोटी सी जगह में काफी देर तक दोनों की हल्की हल्की बातें और हंसी की आवाजें गूंजती रही। दूसरी तरफ अपने रूम में बैठी ली मैंग चुपचाप इंतजार करती रही। उसने गहरी सांस लेकर खुद को तसल्ली दी, ब्रदर इन लॉ एक दिन मेरी बारी भी जरूर आएगी। लगभग आधा घंटा बीत गया। शेन्युआन और ली जाओ ने काफी देर तक फ्रेश होकर वक्त बिताया। शेन्युआन ने मुस्कुरा कर पूछा, रेस्ट हो गया मिस ली? चलो अब मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, फिर रूम में चलते हैं। रात के 12 बज चुके थे। काफी देर तक साथ बिताने के बाद ली जाओ गहरी नींद में सो गई। तब शेन्युआन धीरे से ली मैंग की रूम की तरफ गया। ली मैंग फ्लाइट अटेंडेंट वाली यूनिफॉर्म पहने उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर आया उसने उसे गले लगा लिया, ब्रदर इन लॉ आखिर तुम आ ही गए। शेन्युआन एक पल के लिए हैरान रह गया। वो बोला, मुझे याद है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म ये वाली तो नहीं थी। तब ली मैंग मुस्कुराकर पोज बनाते हुए बोली, ये मेरी इंटर्न वाली यूनिफॉर्म है, बहुत टाइम से नहीं पहनी थी, सिर्फ आज के लिए स्पेशली निकाली है। शेन्युआन अनजान बनते हुए बोला, अच्छा तुमने इसे पहनने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? ली मैंग सीधा उसकी भाव में आ गई, बाकी यूनिफॉर्म्स तो काम के लिए हैं, मुझे डर था कहीं तुम उन्हें खराब न कर दो। शेन्युआन ने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, ठीक है ये रीजन मान लेता हूँ, लेकिन आज रात इतनी प्रोएक्टिव क्यों हो तुम? पर ली मैंग शर्मा कर चुप रही, लेकिन शेन्युआन ने उसे गोद में उठा लिया और बोला, हम लगता है तुम कुछ बोलोगी नहीं। तभी शेन्युआन के हाथ ने कुछ हरकतें की और ली मैंग का चेहरा लाल हो गया और वो बोली, आज रात बस दिल कर रहा था। शेन्युआन शरारती मुस्कान के साथ उसके करीब झुक गया और बोला, फिर एक बात सच बताओ, जब मैं तुम्हारी दीदी के साथ था तब तुमने खुद ही अपना मन शांत कर लिया था? ली मैंग ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और बोली, बस एक बार। शेन्युआन मुस्कुरा कर बोला, अच्छा फिर ठीक है, पर मुझसे बात करते वक्त कुछ भूल तो नहीं रही हो? ली मैंग धीमी आवाज में बोली, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। शेन्युआन हंस पड़ा, तो बताओ तुम चाहती क्या हो कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ करे? ली मैंग ने उसकी तरफ शरारती नजरों से देखा, मुझे सिर्फ अपने ब्रदर इन लॉ चाहिए, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? फिर शेन्युआन और ली मैंग के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लगातार 3 राउंड के बाद शेन्युआन बोला, ली मैंग मैं तुम्हारी बहन के साथ पहले से ही थक गया हूँ, तुम्हें इसे खुद ही संभालना होगा। फिर हमें पता चलता है कि शेन्युआन पूरी तरह से थक गया है। धत तेरी की, 3 राउंड्स में ही तुम्हारा खेल खत्म। फिर जैसे जैसे रात गुजरती है हरकतें और तेज हो जाती है, वो अपने करीबी पलों में खोए हुए लगते हैं। तभी शेन्युआन अचानक से बोल पड़ा, अफसोस कि तुम्हारा स्ट्रेंथ इस काम के लिए तैयार नहीं है, उठो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को एक और सही सबक सिखाने दो। इस वक्त ली मैंग बिल्कुल गिव अप कर देती है, ठीक है करो। शेन्युआन अब सच में जोर लगा रहा है क्योंकि ली मैंग के मूव्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे। फिर शेन्युआन और वो एक और जबरदस्त लड़ाई में उलझ गए।
2 घंटे बाद सब कुछ शांत हो चुका था। शेन्योन बालकनी में खड़ा था। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग थी, मैं तो किसी हाई लेवल डबल एजेंट जैसा बन गया हूँ। एक तरफ भी सब ठीक रखना है और दूसरी तरफ भी पता नहीं ये दोनों कैप्स कब एक होंगे। ये सोचकर ही उसका दिमाग थक गया। छोड़ो, अब सो जाता हूँ, कल बहुत जरूरी काम है। सुबह के 9 बज चुके थे। धूप लीजाओ के लिविंग रूम में फैल चुकी थी। तभी एक आदमी की दबदबे वाली आवाज गूंजी, मैं बस देख ही तो रहा हूँ, तुम्हारा रूम देखने की मनाही क्यों है? लीजाओ की आवाज में घबराहट साफ थी। पापा, रूम बहुत मैसी है, आप ली मैंग का रूम देख लीजिए। यह हंगामा देखते ही शेन्योन की आंख खुल गई। उसने टाइम देखा, हमने तो 11 बजे आने की बात की थी, ये लोग 2 घंटे पहले ही कैसे आ गए? बाहर ली मैंग तुरंत बीच में आ गए। उसने अपने रूम की तरफ इशारा किया, हाँ पापा, मेरा रूम देख लीजिए। ये थे ली जेनुआ, दोनों बहनों के पिता। उन्होंने तुरंत दोनों की अजीब हरकतें नोटिस कर ली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दोनों कुछ छुपा रही हैं। मैंने अपनी बेटियों को 20 साल से ज्यादा समय तक पाला है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि उनके कमरे आमतौर पर कितने साफ सुथरे या खराब रहते हैं। चलो छोड़ो, मैं अपनी बेटियों की प्राइवेसी का सम्मान करूंगा, बशर्ते अंदर कोई आदमी छिपा ना हो। ये सोचकर वो ली मैंग के रूम में गए, चारों तरफ नजर डाली और बोले, बुरा नहीं है, पहले से काफी साफ लग रहा है, लगता है अपनी दीदी के साथ रहने का असर है। ली मैंग अभी भी टेंशन में खड़ी थी। उसने रूम का एक एक कोना ध्यान से साफ किया था, अपनी दीदी से छुपाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पापा से। उनके पापा एक एक्सपीरियंस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर थे। उनकी नजर बहुत तेज थी। अगर उन्हें पता चल गया कि शेन्योन दोनों बहनों के साथ रिलेशनशिप में है तो सीधा तबाही मच जाती। अंदर शेन्योन जल्दी से तैयार हो गया। लीजाओ भागते हुए रूम में आई और धीमी आवाज में बोली, शेन्योन, आई एम सॉरी, मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ गए। अभी तुम यही रुक जाओ, हम लंच के लिए बाहर जाएंगे, तब तुम बाद में सीधा रेस्टोरेंट आ जाना। शेन्योन ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या ये जरूरी है? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, कोई छुपाया हुआ आदमी नहीं। लीजाओ एक पल के लिए चुप हो गए। उसने पेरेंट्स को बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं। शेन्योन ने उसके गाल को प्यार से छुआ और बोला, आज के जमाने में साथ रहना कोई बड़ी बात नहीं है, फिक्र मत करो, मैं खुद उनसे बात करूंगा। फिर उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया। लीजाओ का दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। उनके रिश्ते में वैसे ही काफी कंट्रोवर्सी थी। 4 साल का एज गैप और एक टीचर और उसका स्टूडेंट। उनके पेरेंट्स काफी ट्रेडिशनल सोच के थे, उनके लिए यह बहुत बड़ा स्कैंडल था। लीजाओ ने सोचा था कि धीरे धीरे सब इंट्रोड्यूस करेगी या फिर वो एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार थी, लेकिन शेन्योन को कॉन्फिडेंस देकर उसे भी हिम्मत मिल गई। उसने कहा, थैंक यू शेन्योन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तुम्हारा तरीका सच में कमाल का है। उसके दिल में शेन्योन के लिए फीलिंग्स और भी बढ़ गई। उसका फेवरेबिलिटी 86 पॉइंट तक पहुंच गया। तभी शेन्योन ने प्यार से उसकी गाल पर एक किस किया और बोला, ये मेरा फर्ज है, हमारे रिश्ते को देखते हुए मुझे यही करना चाहिए। पर अंदर ही अंदर वो मुस्कुराया। फेवरेबिलिटी अब 90 के करीब पहुंच रही है। लीजाओ मुड़कर बोले, मैं पहले उन्हें हैंडल करती हूँ, फिर मैं तुम्हारा प्रॉपरली इंट्रोडक्शन कराऊंगी। शेन्योन ने सिर हिला दिया और बोला, ठीक है, मैं नीचे आता हूँ। नीचे लूशियान दोनों बहनों की माँ ली मैंग से पूछने लगी, तुम्हारी दीदी का बॉयफ्रेंड क्या करता है? ली मैंग ने सीधा जवाब दिया, वो स्टूडेंट है। ये सुनते ही दोनों पेरेंट्स एकदम से शॉक में रह गए। स्टूडेंट? ये मजाक है क्या? एक टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ डेट करना, ये तो सरासर इनअप्रोप्रिएट है। ली मैंग ने बिना हिचकिचाहट के सिर हिला दिया और बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, अभी उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई, वो सच में स्टूडेंट है। लूशियन का चेहरा उतर गया। वो बोली, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, एक लड़का जिसे अभी दुनिया की समझ भी नहीं है, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ना प्रॉपर मैनर्स। ली जेनुआ के डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स तुरंत एक्टिव हो गए। उन्होंने सोचा, ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। ली जाओ हमेशा से कंजर्वेटिव थी, फिर उसने इतने छोटे लड़के को क्यों चुना? उन्हें अपनी बेटी की चिंता होने लगी, कहीं कोई नालायक लड़का मेरी सीधी सादी बेटी का फायदा तो नहीं उठा रहा। नहीं, मुझे इसमें दखल देना ही पड़ेगा, मैं उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। तभी ली जाओ सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई। लूशियान ने तुरंत पूछा, शाओ शाओ, क्या तुम सच में एक स्टूडेंट को डेट कर रही हो? ये सवाल सुनकर ली जाओ एकदम से चौंक गए। उसने गहरी सांस ली और बोली, आप लोगों को पता चल ही गया, मैं वैसे भी बताने वाली थी। उसकी माँ ने लंबी सांस छोड़ी, तो ये सच है, एक स्टूडेंट, वो तुमसे बहुत छोटा है, लड़कों को मैच्योर होने में वैसे भी बहुत टाइम लगता है, क्या तुम उसे संभालोगी? यूनिवर्सिटी की सैलरी भी बहुत कम होती है, उसके पास ग्रेजुएशन डिग्री भी नहीं है, ना घर ना गाड़ी, और आजकल बच्चे पालना कितना महंगा है, ये तुम जानती हो। ली जेनुआ ने सिर पकड़ लिया, उनका दिल टूट गया था। जिसे इतने प्यार से पाला, मेरी वही बेटी किसी लायक ना होने वाले लड़के के साथ चली गई। ये देखकर ली मैंग से रहा नहीं गया। उसने फैसला किया कि अब उसे बोलना ही पड़ेगा। मॉम, आप जिस बात से डर रही हैं उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। लूशियन ने तुरंत पलट कर कहा, बिल्कुल सच्चाई नहीं है, तुम्हें क्या पता? ली मैंग मुस्कुरा कर बोली, मुझे सब पता है, स्टूडेंट होना कोई मैटर नहीं करता, असली बात होती है इंसान की हैसियत। आपको पता भी है उनकी नेटवर्थ कितनी है? उसकी माँ एकदम रुक गई, क्या वो सच में इतना अमीर है? ओल्ड ली ने हल्की सी आवाज में कहा, क्या उसका परिवार अमीर है? अगर है भी तो हमें बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। अमीर घराने के लोग बहुत एलिटिस्ट होते हैं, मेरी बेटी वहाँ खुश नहीं रहेगी। लूशिया ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया, बिल्कुल, हम कोई गरीब नहीं है जो अपनी बेटी बेच दे। अमीर घर के लड़के अक्सर बिगड़े हुए, घमंडी, पैसे उड़ाने वाले और जिम्मेदारी से दूर होते हैं, अच्छी तरह सोच लो बेटी।
ली जाओ ने शांत होकर सिर हिला दिया। आप गलत समझ रहे, वो पहले फैमिली बिजनेस के हायर थे, अब नहीं है। लुशियन हैरान रह गए, क्या मतलब सब कुछ खत्म हो गया? ये तो और भी बुरा है, बिल्कुल मंजूर नहीं। ली मैंग ने तुरंत बीच में बात संभाली और बोली, एक मिनट मेरी बात सुनिए। उनकी फैमिली जरूर गिर गई थी, लेकिन उन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग से खुद का नया अंपायर खड़ा कर दिया। घर है, लग्जरी कार्स है, उन्होंने दीदी के लिए भी एक कार खरीदी है। ओल्ड ली ने शक भरी नजर से देखा और पूछा, क्या वो वाकई इतना सक्सेसफुल है? ली जाओ ने तुरंत कार की कीज निकाल दी और दिखाते हुए बोली, पापा खुद देख लीजिए। ली मैंग ने कॉन्ट्रैक्ट भी सामने रख दिया, 1.3 मिलियन, पूरा पेमेंट एक ही बार में। ओल्ड ली ने कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से देखा और बोला, हे भगवान, फुल पेमेंट 1 मिलियन से भी ज्यादा। लुशियन का चेहरा धीरे धीरे नरम पड़ गया, शायद मैं थोड़ी ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई थी। फिर उसने ली जाओ की तरफ देखकर पूछा, वो कब आ रहा है? ली जाओ ने मनी मन सोचा, मम्मी कितनी जल्दी बदल गई, सच में पैसा बहुत कुछ बदल देता है। फिर वो हल्के से झिझक के साथ बोली, माँ एक्चुअली वो मेरे बेडरूम में ही है। लुशियन शर्मिंदगी से मुस्कुराई और बोली, ओह अब समझ आया, तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसे बाहर आने को कहो। ओल्ड ली का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, बेडरूम तक पहुंच गया, अब समझ आया मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था। लुशियन ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया, ओल्ड ली शांत रहिए। तभी शेन्योन आराम से बाहर आया, नमस्ते, मेरा नाम शेन्योन है। लुशियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, वाह बड़ा ही शरीफ और समझदार लड़का लगता है। ओल्ड ली ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मनी मन सोचा, ठीक ही लग रहा है, फिलहाल इतना बुरा भी नहीं। शेन्योन अदब से उनके पास आया और बोला, आप लोग कितने दिन के लिए आए हैं? लुशियन प्यार से बोली, कुछ दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद ज़ेंगचेन चले जाएंगे। शेन्योन ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत अच्छा, वैसे भी लीजा फ्री है तो वो तुम्हें घुमा देगी। आप लोग यू माउंटेन घूम लीजिए, टेंशन पवेलियन भी देखाइए और मैंगडुक टूम्स भी जरूर विजिट करिएगा। तभी डोरबेल बजी। ली मैंग हैरान होकर बोली, डिलीवरी? मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। शेन्योन तुरंत खड़ा हो गया और बोला, वो मेरे लिए है। हुइंगजी दोनों हाथों में सामान उठाए अंदर आए, बॉस आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सब ले आई हूँ। शेन्योन ने सामान लेते हुए कहा, थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क। हुइंगजी ने सीधा सैल्यूट किया और बोली, फिर मैं कंपनी वापस जाती हूँ बॉस। पर जब वो मुड़कर जाने लगी तो अचानक उसकी नजर रूम में सब पर पड़ी। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। उसने मनी मन सोचा, एक मिनट, क्या वो टीचर ली है? उसका सस्पिशन सही साबित होते उसने तुरंत अपना मुंह ढक दिया। अंदर ही अंदर सोचने लगी, अरे बाप रे, बॉस की लिस्ट में तो टीचर ली भी शामिल हो गई लगती है। शेन्योन ने देखा कि वो अभी तक खड़ी है। उसने पूछा, कुछ और काम है? फुइंगजी घबरा कर बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं चलती हूँ बॉस। ये कहकर वो तुरंत वहां से निकल गए। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बॉस स्टूडेंट्स को डेट करते ये तो सुना था, लेकिन अपनी टीचर को भी नहीं छोड़ा। मैंने उन्हें सच में बहुत कम समझा था। शेन्योन गिफ्ट्स लेकर वापस रूम में आया और मुस्कुराते हुए बोला, अंकल और आंटी के लिए कुछ छोटे से गिफ्ट्स लाया हूँ। अंकल के लिए 2 कार्टन लॉलीपॉप के और 2 बॉटल अच्छी क्वालिटी की लिकर। और मुझे पता चला कि आपको फिशिंग का बहुत शौक है, इसलिए एक हाई एंड फिशिंग सेट भी लाया हूँ। आंटी के लिए गोल्ड ज्वेलरी का सेट और प्रीमियम टी भी। मुझे पता है आपको चाय पसंद है। ओल्ड ली ने तुरंत फिशिंग रॉड उठाकर देखनी शुरू कर दी। उनकी आंखें चमक उठी, ये तो गामाकात्सु का फेरी रॉड है। शाओचन, क्या तुम्हें फिशिंग गियर की भी इतनी नॉलेज है? शेन्योन मुस्कुरा कर बोला, जी अंकल, थोड़ी बहुत। फिशिंग रॉड को ध्यान से देखने के बाद ओल्ड ली खुश हो गए। उन्होंने कहा, शेन्योन तुम बहुत ही सोच समझ कर गिफ्ट लाए हो। दूसरी तरफ लुशियन ज्वेलरी देखकर हैरान रह गई। शाओचन, इनकी प्राइस कितनी होगी? ये सवाल सुनकर शेन्योन हंस पड़ा। फिर वो बोला, कुछ खास नहीं, लगभग 70,000 से थोड़ा ऊपर। अगर आपको पसंद आए तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। ये सब देखकर ली मैंग मनी मन मुस्कुराई। लगता है एक टीचर और एक पुलिस ऑफिसर दोनों ही पैसों की ताकत के सामने हार गए। फिर उसने शेन्योन की तरफ देखा और मनी मन सोचा, ये आदमी वाकई जानता है किस इंसान को किस चीज से खुश करना है। हर गिफ्ट बिल्कुल सही जगह लगा, लेकिन हर बार वो और भी ज्यादा अजीब होता जा रहा है। पिछली रात। तभी ली मैंग को शेन्योन की पिछली रात वाली बात याद आ गई। उसने मनी मन सोचा, शेन्योन ने उसे कहा था, ये ब्रदर इन लॉ वाला नाम सुनकर मैं थक गया हूँ, मुझे इससे बेहतर कुछ कहकर बुलाओ। तभी ली मैंग ने सोचा था, ब्रदर इन लॉ कहना काफी नहीं है, क्या वो चाहता है कि मैं उसे डैडी कहकर बुलाऊं? बैक टू प्रेजेंट। ओल्ड ली ने फिशिंग रॉड वापस रख दी। फिर मुस्कुराते हुए बोले, शेन्योन ये गिफ्ट्स बहुत महंगे हैं, मैं और तुम्हारी आंटी इन्हें लेने से थोड़ा झिझक रहे हैं। फिर उन्होंने मनी मन हिसाब लगाया। फिशिंग रॉड ही 10,000 से ऊपर थी। उसके अलावा लॉलीपॉप, लिकर और टी और 70,000 से भी महंगी गोल्ड ज्वेलरी, सब मिलाकर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा। ये उन दोनों की साल भर की कंबाइंड इनकम से भी ज्यादा थी। शेन्योन ने तुरंत हाथ उठाकर रोका और बोला, अंकल इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, ये सब तो एक छोटे का फर्ज होता है। वैसे अगले कुछ दिनों के लिए मैंने होटल और ड्राइवर का भी अरेंजमेंट कर दिया है। लुशियन थोड़ी झिझक कर बोले, अरे नहीं बेटा, इतनी तकलीफ क्यों, हम खुद होटल देख लेंगे। शेन्योन ने घड़ी देखी और बोला, कोई तकलीफ नहीं आंटी, मुझे होस्ट होने का फर्ज निभाने दीजिए। वैसे भी लंच का टाइम हो गया है, चलिए पहले खाना खा लेते हैं।
थोड़ी देर बाद सब लोग शिंगचंगचन के सबसे मशहूर न्यू चाइनीज रेस्टोरेंट शाओनानगू पहुंच गए। रास्ते पर लूशियान शेन्युआन को देखती रही। जितना वो उसे देखती उतना उसे वो पसंद आता जा रहा था। उसने मनी मन सोचा, ये शेन्युआन तो सच में कमाल का लड़का है, बिल्कुल परफेक्ट दामाद। क्या हमारे पुरखों ने इतने अच्छे कर्म किए थे। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, शाओचन आज तो सिर्फ पहली मुलाकात थी, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। शेन्युआन ने सबके लिए वाइन डाली और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं आंटी, अब तो हम एक ही फैमिली है। अंकल आंटी आप लोग फ्यूचर में भी यहाँ आते रहिएगा, ये टोस्ट मेरी तरफ से। ओल्ड ने भी अपना ग्लास उठा और बोले, शेन्युआन हमें तुमसे कोई और उम्मीद नहीं है, बस एक ही बात चाहते हैं, हमारी शाओशो का हमेशा ख्याल रखना, दोनों एक दूसरे को समझना, पेशेंस रखना और साथ मिलकर आगे बढ़ना। ये सुनते ही शेन्युआन ने दोनों हाथों से अपना ग्लास उठा और बोला, अंकल आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसी बीच ली मैंग आदत से मजबूर होकर शेन्युआन के सामने रखा वाइन ग्लास उठाने लगी। उसका ये छोटा सा जेस्चर तुरंत ओल्ड ली की नजरों में आ गया। बैठते वक्त भी ली मैंग अनजाने में थोड़ा सा शेन्युआन की तरफ झुककर बैठी। यह हरकत बिल्कुल हल्की थी लेकिन उनकी नजर से बच नहीं सकी। अगर ये शाव करती तो बिल्कुल नॉर्मल बात होती, लेकिन ली मैंग तो शेन्युआन की साली थी। ओल्ड ली के दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, ये ठीक नहीं लग रहा, कहीं ली मैंग और शेन्युआन के बीच कोई फीलिंग्स तो नहीं। ये सोचते हुए उन्होंने ध्यान से शेन्युआन को देखना शुरू किया। तभी शेन्युआन ने बिल्कुल कैजुअली ली मैंग के लिए भी वाइन डाल दी। ओल्ड ली ने तुरंत अपना शक दबा दिया और मनी मन सोचा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, हो सकता है ली मैंग सिर्फ शेन्युआन की रिस्पेक्ट करती हो, लेकिन फिर भी मुझे बात को आगे बढ़ने से पहले ही रोकना होगा। उन्होंने मनी मन लंबी सांस ली। आज इतना खुशियों भरा दिन है, लगता है मेरी पुलिस वाली आदत फिर से जाग गई। उसके बाद सबने खुशी खुशी खाना खत्म किया। उसके बाद शेन्युआन उन्हें होटल ले गया। रिसेप्शन पर कार्ड देते हुए बोला, हेलो, एक एग्जीक्यूटिव सूट बुक कर लीजिए। अंदर ही अंदर उसने सोचा, इन्हें उस होटल में नहीं ले जा सकता जहाँ कोचलू रुक रही है। अगर कहीं सामना हो गया और अंकल को कोई क्लू मिल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये होटल ज्यादा सेफ है। इतना लग्जरियस होटल देखकर लूशियान झिझक गई और बोली, शाओचन यह होटल बहुत महंगा है, मैं और तुम्हारे अंकल इतने चूजे नहीं है, कोई सिंपल होटल भी चल जाता। शेन्युआन ने रूम कार्ड उनके हाथ में रख दिया और बोला, आंटी ऊपर के रूम से रिवर का व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है, फिक्र मत कीजिए, ये पूरी तरह वर्थ इट है। और वैसे भी आप लोग रोज थोड़ी ना आते हैं, इसमें खर्चा देखने की क्या जरूरत है। पीछे से ओल्ड ली धीरे से ली मैंग के पास आए और बोले, मैंग मैंग पापा तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। ली मैंग हैरान होकर बोली, क्या हुआ पापा। ओल्ड ली ने संभाल कर सवाल पूछा, ली मैंग क्या तुमने हाल ही में कोई बॉयफ्रेंड बनाया है। ली मैंग ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, जब तक दीदी की शादी नहीं होती मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, कम से कम पहले उनकी शादी तो हो जाने दीजिए। ओल्ड ली हल्की से मुस्कान के साथ बोले, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पूछ रहा था। अब तो शाओ को भी उसका पसंदीदा इंसान मिल गया है। ली मैंग ने शांत होकर जवाब दिया, पापा टेंशन मत लीजिए, फिलहाल मेरा रोमांस के बारे में सोचने का कोई प्लान नहीं है। अगर मुझे कभी कोई पसंद आया तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी, और वैसे भी अभी तक मुझे अपने लायक कोई मिला ही नहीं। शेन्युआन में अच्छी क्वालिटी जरूर है, लेकिन मुझे तो वो काफी ऑर्डिनरी लगता है। ये सुनते ओल्ड ली ने मनी मन सोचा, लगता है ली मैंग के दिल में सच में शेन्युआन के लिए कुछ नहीं है। शायद मैं ही बेकार में इतना सोच रहा था, लेकिन फिर भी जो भी हो मुझे शुरुआत में ही सब संभाल लेना चाहिए। फिर वो बोले, देखो पैसा और अच्छा चेहरा सिर्फ बाहर की चीज होती है, किसी इंसान को सिर्फ देखकर जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है शेन्युआन जो हमारे सामने दिख रहा है वो उसकी असली पर्सनैलिटी ही ना हो, शायद वो बस हम एल्डर्स के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा हो। ली मैंग ने तुरंत बात काट दी, बस बस अब रहने भी दीजिए, हर बात में उसका नाम क्यों ले रहे हैं, चलिए रूम देखते हैं। ये देखकर पूरी फैमिली अपने रूम्स की तरफ चले गए, लेकिन ओल्ड ली के दिल में बेचैनी खत्म नहीं हुई। अभी तो ली मैंग कह रही थी कि शेन्युआन बिल्कुल ऑर्डिनरी है, फिर भी उसके बारे में एक भी बुरी बात सुनते हुए उसे इतना तकलीफ क्यों हुई। आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स है या नहीं, ये हो क्या रहा है। 20 साल तक जिस बेटी को उन्होंने पाला था, आज उसे किसी दूसरे आदमी की साइड लेते देखकर उनके दिल को बहुत चोट पहुंची। लगभग 20 मिनट बाद लीजाओ के पेरेंट्स को होटल में सेटल करने के बाद शेन्युआन दोनों बहनों को लेकर वापस निकल पड़ा। लीजाओ ने शुक्रिया भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, शेन्युआन आज मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। शेन्युआन मुस्कुराकर बोला, हमारे बीच अब भी थैंक यू की जरूरत है क्या, और अगर तुम सच में शुक्रिया कहना चाहती हो तो घर पहुंचकर और अच्छे तरीके से कह सकती हो। पीछे सीट पर बैठी ली मैंग के सामने इतनी सीधी बात सुनकर लीजाओ का चेहरा लाल हो गया, उसके गाल शर्म से पूरे सुर्ख हो गए। ली मैंग ने मनी मन सोचा, क्या बेशरम आदमी है। तभी शेन्युआन ने फिर कहा, मिस ली कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए एक घर खरीद लूं। लीजाओ एकदम चौंक गई, क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम अभी अभी मेरे लिए कार खरीद चुके हो, अब घर लेने की क्या जरूरत है, हमारे पास रहने की जगह की कोई कमी थोड़ी है। शेन्युआन मुस्कुराते हुए बोला, रेंट पर रहना इतना कन्वीनियंट नहीं होता, और तुम्हारा करंट अपार्टमेंट भी काफी छोटा है, सिर्फ 2 ही रूम्स हैं। अभी देखो तुम्हारे पेरेंट्स को भी होटल में रुकना पड़ रहा है, और फ्यूचर में जब हमारे बच्चे होंगे तब तो ये जगह बिल्कुल भी काफी नहीं होगी। अंदर ही अंदर उसने सोचा, कार एक्सेप्ट करवाने में ही आधा दिन लग गया, अगर घर दिलवाना है तो थोड़ी स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, बच्चों की बात ट्रेडिशनल सोच वाले औरतों पर जरूर असर करेगी।
और सच में जब ली जाओ ने देखा कि शेन्योन इतनी दूर तक उसके फ्यूचर के बारे में सोच चुका है, उसका दिल पूरी तरह पिघल गया। उसने मन ही मन सोचा, शेन्योन क्या तुम वाकई मेरे साथ बच्चे चाहते हो? लेकिन अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, फिर भी तुम मेरे पेरेंट्स का इतना ख्याल रखते हो, हमारे फ्यूचर की भी प्लानिंग कर चुके हो। शायद तुम वाकई वो इंसान हो जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। उस पल ली जाओ को लगा जैसे दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत वही हो। उसकी फेवरेबिलिटी बढ़कर 88 पॉइंट्स तक पहुंच गई। ये देखकर शेन्योन अंदर ही अंदर खुशी से भर गया। उसने सोचा जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। सिर्फ बच्चों का जिक्र करते ही मिस ली की फेवरेबिलिटी सीधा 88 तक पहुंच गई। फिर उसके दिमाग में एक और सीन उभर आया, अगर कभी फ्यूचर में ससुर जी और ली जाओ मुझे ली मैंग के साथ पकड़ ले तो क्या होगा। उसने मन ही मन सोचा, घर खरीदना सिर्फ फेवरेबिलिटी बढ़ाने या सिस्टम रिवॉर्ड्स के लिए नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि फ्यूचर के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करना। अगर मेरा और ली मैंग का राज कभी खुल गया तो ओल्ड ली शायद सच में मेरी जान ही ले लेंगे। इसलिए अभी जितना ज्यादा मैं उनकी फैमिली के लिए करूंगा उतना ही ज्यादा मेरे बचने की उम्मीद होगी जब सच सामने आएगा। दूसरी तरफ बैठी ली मैंग उसकी सोच का कुछ हिस्सा समझ गए थे। उसने मन ही मन गुस्से से सोचा, कितना बेशरम आदमी है, मेरी दीदी के लिए घर खरीदने के लिए भी बच्चों का बहाना बना रहा है। फिर उसने खिड़की के बाद देखना शुरू कर दिया और मन ही मन सोचने लगी, मुझे लगता है घर खरीदने के बाद दीदी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, उसके बाद शेन्योन का यहाँ आना भी कम हो जाएगा। आखिर वो यहाँ आता ही मेरी दीदी से मिलने के लिए है, मुझसे मिलना तो बस एक कन्वीनियंस था। तभी शेन्योन ने फिर कहा, तो फिर ये बात पक्की रही, अगले कुछ दिनों में टाइम निकालकर कुछ प्रॉपर्टीज देख लेना, मैं भी कुछ अच्छे नेबरहुड्स देकर तुम्हें भेज दूंगा। लेकिन ली जाओ के दिमाग में सबसे बड़ी चिंता कुछ और ही थी। उसने सोचा, मेरे लिए तो सब ठीक है लेकिन ली मैंग का क्या होगा? घर खरीदने के बाद क्या शेन्योन उसे हमारे साथ रहने देगा? आखिर ज्यादातर मर्दों को सिर्फ अपनी वाइफ के साथ प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है। जैसे ही शेन्योन ने उसकी दिल की बात समझ ली हो, वो फिर बोला, वैसे हम 4 बेडरूम वाला घर लेंगे। एक रूम हमारा, एक फ्यूचर के बच्चों के लिए, एक ली मैंग के लिए और एक रूम मेरे ससुर जी और सास जी के लिए रिजर्व रहेगा। ये सुनते ही ली जाओ के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उसने तुरंत मुड़कर कहा, ये तो बहुत अच्छा होगा। ली मैंग के दिल का बोझ भी एक पल के लिए हल्का हो गया। उसने मन ही मन सोचा, चलो इस आदमी में थोड़ी बहुत इंसानियत तो अभी भी बाकी है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज शेन्योन का था। क्या हुआ, इमोशनली टच हो गई ना? अगर हाँ तो अगली बार मुझे डैडी कहना मत भूलना, थैंक यू। मैसेज पढ़ते ही ली मैंग ने गुस्से से शेन्योन की तरफ देखा। मन ही मन उसे गाली देते हुए बोली, कितना बेशरम है, बिल्कुल हद से ज्यादा घटिया आदमी, HMPH। शेन्योन का मैसेज पढ़ते ही ली मैंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। असल में सबसे पहले ली मैंग ने ही शेन्योन को मैसेज भेजा था। उसने ऑर्डर दिया कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। शेन्योन ने सीधा उल्टा सवाल पूछ लिया, कल रात मुझे ढूंढने खुद कौन आया था? ये सुनते ही ली मैंग और भी ज्यादा इरिटेट हो गई। उसे लगा जैसे शेन्योन ने उसे बिल्कुल कॉर्नर कर दिया हो, इसलिए उसने बस इतना ही रिप्लाई किया, चुप रहो। लेकिन शेन्योन यही नहीं रुका। उसने उसे कल रात की वो बात भी याद दिला दी जब ली मैंग रो रो कर उसे रिक्वेस्ट कर रही थी और अपने ब्रदर इन लॉ से मदद मांग रही थी। शर्म के मारे ली मैंग ने एक के बाद एक मैसेज भेजने शुरू कर दिया, चुप रहो, बिल्कुल चुप, एक और वर्ड मत बोलना। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी ली मैंग के चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था, लेकिन इतनी नाराजगी के बावजूद अपने ब्रदर इन लॉ के साथ वक्त बिताने की खुशी और एक्साइटमेंट भी वो छुपा नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ शेन्योन ने चुपके से रियर व्यू मिरर में देखा और ली मैंग को गुस्से में सुलगते हुए देखकर हल्की सी मुस्कान दे दी। उसने सोचा, ये लड़की हर बार इसी तरह पैनिक कर जाती है, खुद इतनी हिम्मत नहीं है फिर भी मेरे साथ खेलने आ जाती है। जब गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई थी तब शेन्योन के फोन पर लिन यूचान का मैसेज आया। मिस लिन ने बताया कि उसने BMW M5 पसंद कर ली है। कार की कीमत 8 लाख से थोड़ी ज्यादा थी और ऑन रोड लगभग 8.8 लाख पहुंचने वाली थी। ये सुनकर शेन्योन थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, मैंने तो इसके लिए लगभग 2 मिलियन का बजट दिया था, फिर भी इसने इतनी सस्ती कार क्यों चूज की? फिर उसने कंधे उचका दिया और सोचा कि चलो अगली बार उसे और पैसे दे देगा। उसके बाद उसने मिस लिन को शोरूम का अकाउंट नंबर भेजने को कहा ताकि वो तुरंत पेमेंट ट्रांसफर कर सके। अगली सुबह मिस लिन सुबह सुबह BMW शोरूम पहुंची अपनी सबसे अच्छी दोस्त वैंग फैंग के साथ ताकि कार रिसीव कर सके। कार देखती वैंग फैंग की आंखें खुली की खुली रह गई। मजाक करते हुए उसने पूछा, सच में ये कार खरीद रही हो? सेल्स एजेंट ने भी कंफर्म कर दिया कि डिस्काउंट अप्रूव हो चुका और ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए 8 लाख से थोड़ा ज्यादा पेमेंट करनी होगी। लिन यूचान अपने स्टाइलिश बूट्स और ब्लैक आउटफिट में और भी खूबसूरत लग रहे थे। उसने मुस्कुराकर अपनी दोस्त की तरफ देखा और बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये कार मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए खरीद रहा है। ये सुनते ही वैंग फैंग बिल्कुल शॉक हो गई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लिन यूचान ने समझाया, मेरा जैंगजोंग से ब्रेकअप हो चुका है, अब मेरी लाइफ में कोई और है। हाँ, बस अभी तक ये कंफर्म नहीं कह सकती कि ऑफिशियली बॉयफ्रेंड ही है। वैंग फैंग की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, ये सब कब हुआ, मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? फिर उसने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, देखो दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती, बड़े उम्र के आदमियों के दिमाग में बहुत प्लान्स होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सच में तुम्हारे लिए इतनी महंगी कार खरीदेगा। आखिर उसने तुमसे जो चाहा था वो तो पहले ही ले चुका होगा। ये बात सुनकर लिन यूचान बस हंस पड़े। उसने पूछा, तुम्हें किसने बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड कोई बुढ़ा आदमी है? वो तो सिर्फ 21 साल का है और वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। वैसे भी उसने कार के पैसे ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए हैं।
जब वैंग फेंग ने लिन यूचैन का फोन पर पेमेंट ट्रांसफर का प्रूफ देखा तो वो बिल्कुल सन रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में इतना सीधा, इतना मासूम और इतना अमीर लड़का भी होता है। उसी पल वैंग फेंग के दिमाग में नए ख्याल आने लगे। उसने सोचा अगर लिन यूचैन जो पहले से शादीशुदा थी और अब डाइवोर्स हो चुका है ऐसे अमीर लड़के का दिल जीत सकती है तो शायद मेरे पास भी चांस है कि मुझे भी कोई ऐसा रिच बॉयफ्रेंड मिल जाए। ये सोचकर वैंग फेंग के मन में काफी शरारती ख्याल आने लगे। खुशी खुशी वो लिन यूचैन के पास आई और बोली, आज रात क्लब चलते और सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ बहुत सारे यंग लड़के आते हैं और हाँ, अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ ले आना। लिन यूचैन ने उसे याद दिलाया, तुम्हारा तो आज अपने हस्बैंड के साथ डिनर का प्लान था ना। लेकिन वैंग फेंग बिल्कुल रुकने वाली नहीं थी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने बिना झिझक कहा, हम दोनों तो रोज साथ में खाना खाते हैं, एक दिन मिस हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, आज तो सेलिब्रेट करना बनता है, आखिर तुमने नई कार ली है। दिल ही दिल में वैंग फेंग ने हिसाब लगाया। उसका हस्बैंड महीने भर में सिर्फ कुछ $1000 ही कमाता था। चाहे वो हर महीने उसे 6000 भी दे देता हो तब भी एक साल में सिर्फ 72,000 ही बनते हैं। और ये रकम तो लिन यूचैन की नई BMW की कीमत से 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं थी। लिन यूचैन को अपनी सबसे अच्छी दोस्त वैंग फेंग का छुपा हुआ इरादा पहले ही समझ आ गया था। आखिर कौन सी लड़की एक अमीर, हैंडसम और हर मामले में परफेक्ट लड़के से अट्रैक्ट नहीं होगी। अपने दोस्त के इरादे को रोकने के लिए लिन यूचैन ने कहा कि उसके पास एक सीक्रेट है। उसने बताया कि इतना परफेक्ट दिखने वाला वो अमीर लड़का एक बहुत ही बड़ी कमी रखता है। लिन यूचैन वैंग फेंग के करीब आया और धीरे से उसके कान में वो सीक्रेट बता दिया। ये सुनते ही वैंग फेंग की आंखें फट गई। वो एक साथ शॉक, हैरानी और चिंता में पड़ गई। वो भरोसा न करते हुए पूछा, सच में इतना ज्यादा? तुम सीरियसली ये कह रही हो? शर्माती हुए लिन यूचैन ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। उसने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। उसने आगे बताया कि जब भी उन दोनों के बीच डिंग डिंग होता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है और उसे ठीक होने में काफी वक्त लगता है। यहाँ तक कि इसी वजह से वो 2 बार हॉस्पिटल भी जा चुकी है। ये सुनते ही वैंग फेंग ने तुरंत अपनी दोस्त को गले लगा लिया। उसने दुख भरी आवाज में कहा, तुमने तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। ये सब झूठ बोलते हुए लिन यूचैन को खुद बहुत शर्म और गिल्ट महसूस हो रहा था। दिल ही दिल में उसने शेन्युआन से माफी भी मांग ली और उसने सोचा, इतना कमाल का आदमी हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए बेहतर है कि मैं ही चुपचाप सब सह लूं। असल में उसने ये पूरी कहानी सिर्फ इसलिए बताई ताकि वैंग फेंग कभी भी शेन्युआन को छीनने की कोशिश न करे। लेकिन वैंग फेंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जब लिन यूचैन कार लेने जाने लगी तब वैंग फेंग ने उसे रोक लिया। उसने पूछा, हम अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? लिन यूचैन पलटकर मुस्कुराया, ऑफ कोर्स, पर अचानक ये सवाल क्यों? बिना झिझक वैंग फेंग उसके पास हुआ और धीरे से एक और सीक्रेट उसके कान में कहा। उसकी बात सुनकर लिन यूचैन का चेहरा शर्म और शौक से लाल हो गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल कब से आने लगे? तब लिन यूचैन को एहसास हुआ कि जिस झूठे सीक्रेट से वो अपनी दोस्त को डराना चाहती थी उसी झूठ ने वैंग फेंग के अंदर एक अजीब सी फैंटेसी को जन्म दे दिया था। उसने सोचा कि ऐसी बातें किसी से करना ही नहीं चाहिए थी। शर्म के बावजूद वैंग फेंग ने फिर भी रिक्वेस्ट की, मेरे लिए अपने बॉयफ्रेंड से बात कर दो, मैं तुम दोनों की रिलेशनशिप में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगी। उसने इतना तक कह दिया, हम तीनों साथ भी रह सकते हैं। ये सुनकर लिन यूचैन बिल्कुल स्टन रह गए। उसने मन ही मन सोचा, क्या कोई बेस्ट फ्रेंड ऐसी बात भी कह सकती है? उसने तुरंत फैसला कर लिया कि ऐसा कभी होने नहीं देगी। अपनी दोस्त को पूरी तरह रोकने के लिए लिन यूचैन ने शर्माते हुए उसके कान में एक और झूठी बात बता दी। ये सुनते ही वैंग फेंग का चेहरा बदल गया। अब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने तुरंत कहा, वो आदमी तो बिल्कुल बेशर्म है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि कोई लड़की ऐसी सिचुएशन बर्दाश्त कर सकती है। अगर मेरे साथ होता तो मैं कभी भी टॉलरेट नहीं करती। लिन यूचैन ने जल्दी से उसे चुप कराया। उसने कहा, प्लीज ये बात किसी और को मत कहना। अब वैंग फेंग को लगने लगा कि शेन्युआन रोज लिन यूचैन को बहुत बुरी तरह सताता और मारता है। उसने चिंता से पूछा, क्या तुम्हारे पूरे बदन पे निशान पड़ गए हैं? लिन यूचैन के चेहरे पर शर्म और गिल्ट और भी गहरा हो गया। उसने बस इतना ही कहा, अब मेरी तबीयत पहले से काफी ठीक है। जब दोनों BMW डीलरशिप से बाहर निकलने लगे तभी लिन यूचैन ने सोचा कि इतनी कहानियां उसकी दोस्त को बेवकूफ बनाने के लिए काफी होंगी। उसने फैसला कर लिया कि आज के बाद वो शेन्युआन का जिक्र आसपास के लोगों के सामने बिल्कुल नहीं करेगी। उसके लिए शेन्युआन किसी आसमान से टपके लॉटरी जैकपॉट से कम नहीं था और ऐसी चीजें दूसरों के अंदर आसानी से जलन पैदा कर सकती थी। दूसरी तरफ जिंगफू के ऑफिस में बैठा शेन्युआन को उसके सिस्टम से कैशबैक मिल गया। पैसे तुरंत उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। उसने समझ लिया कि लिन यूचैन की BMW खरीदने पर मिलने वाला एक्सपेक्टेड कैशबैक आखिर आ ही गया। फुइंगजी जब शेन्युआन के सामने खड़ी थी तब शेन्युआन ने सीधा अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया, लुयू डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी के पास जितनी भी अच्छी रेसिडेंशियल कम्युनिटीज है उनकी एक शॉर्टलिस्ट बना दो। फिर उसने खास तौर पर कहा, लेकिन टोंडो, क्यूपा और पिसाक को लिस्ट में मत रखना। ये सुनते फुइंगजी हैरान रह गए। उसने तुरंत पूछा, बॉस उन 3 एरियाज को लिस्ट से क्यों हटाना है? शेन्युआन ने बड़े आराम से जवाब दिया, क्योंकि वहाँ मैं पहले ही घर खरीद चुका हूँ। मैं सारी लड़कियों को एक ही नेबरहुड में थोड़ी रख सकता हूँ। ये बात सुनते ही फुइंगजी बिल्कुल सन रह गया। उसने मन ही मन सोचा, तो बॉस ने 3 अलग अलग लड़कियों के लिए 3 अलग अलग कम्युनिटीज में घर खरीद लिए और अब चौथी के लिए भी घर लेने की तैयारी कर रहे हैं। जितना ज्यादा वो सोचती रहती थी उतना ही अपने बॉस की कैपेबिलिटी पर इम्प्रेस होती जा रही थी। शेन्युआन ने देखा कि उसकी सेक्रेटरी फिर से ख्यालों में खो गई है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ज़ैंग्यू को मेरे ऑफिस भेजो, मुझे उसे एक जरूरी बात करनी है। फुइंगजी ने बिना देरी किया हाँ में सिर हिला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं बॉस।
थोड़ी देर बाद ज़ैंग यू ऑफिस में आया और अदब से शेन्योन को ग्रीट किया। शेन्योन ने सीधा पूछा, हमने जो योगा स्टूडियोज खरीदे उनमें जॉन फैन सबसे बड़ा वाला है ना? ज़ैंग यू ने तुरंत जवाब दिया, जी बॉस बिल्कुल। शेन्योन ने एक डॉक्यूमेंट उसके हाथ में दिया और कहा, मैं वहाँ एक इंसान को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर अपॉइंट करने वाला हूँ। तुम टोंगवांग से कहना कि वो उसके साथ जितना हो सके कोऑपरेट करे। डॉक्यूमेंट लेते ज़ैंग यू ने तुरंत कहा, जी बॉस समझ गया। ऑफिस से बाहर निकलते उसने डॉक्यूमेंट खोला, उसमें लिन यूचान की इन्फॉर्मेशन थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक लिन यूचान ऑफिशियली शेन्योन की कंपनी ज्वाइन कर चुकी थी। डॉक्यूमेंट्स देखते हुए ज़ैंग यू सोचने लगा, होइंगजी, कोचलू, शाओले, जिनान और अब डिवोर्स लिन यूचान, यह आखिर कितनी नंबर की लड़की है? उसने मन ही मन सोचा, बॉस सच में कमाल के इंसान है, इतनी सारी लड़कों को इतनी आसानी से मैनेज कर लेते हैं। नॉर्मल लोग तो अपने रिलेशनशिप छुपाते फिरते हैं, लेकिन बॉस तो सबको खुलेआम एक ही कंपनी में रख रहे हैं। दूसरी तरफ जिया ने शेन्योन को खुशी से एक मैसेज भेजा। उसने लिखा, मुझे भूल तो नहीं गए ना? मैं रेजिग्नेशन कंप्लीट कर चुकी हूँ और कल स्टार सिटी की फ्लाइट भी बुक कर ली है। फिर उसने प्यार से याद दिलाया, जब हम साथ में थे तब तुमने जो प्रॉमिसेस किए थे उन्हें मत भूलना। शेन्योन ने रिप्लाई किया, बहुत अच्छा, कल तुम मेरे साथ एक विला इंस्पेक्ट करने चलोगी और टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। ऑफिस में काम करते हुए शेन्योन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, जिया बिल्कुल सही वक्त पर आ रही है, मेरी टीम धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है, मैनेजमेंट पहले से ज्यादा रिलायबल बन रही है और हर इंसान अपनी सही पोजीशन पर पहुंच रहा है। मुस्कुराते हुए उसने सोचा कि उसके सिस्टम का मिशन सिर्फ 2 महीने के अंदर ही रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा और ये रिजल्ट सिर्फ कैशबैक से भी कहीं ज्यादा होंगे। उसे उस मिस्टीरियस इंडस्ट्री रिवॉर्ड का भी बेसब्री से इंतजार था। उसका मानना था कि उस रिवॉर्ड की वैल्यू शायद जिनफू हेल्थ मैनेजमेंट से भी कहीं ज्यादा होगी। तभी उसकी सोच दरवाजे पर हुई नॉक से टूट गई। उसने अंदर आने की परमिशन दे दी। दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। वो और कोई नहीं थी, जिनान थी। मुस्कुराते हुए उसने शेन्योन को ग्रीट किया और धीरे धीरे उसके डेस्क के पास आ गई। फिर शर्माते हुए बोली, शाओले ने मुझे बताया कि आज रात मैं आपके साथ रह सकती हूँ, क्या ये बात सच है? शेन्योन अपनी कुर्सी पर हल्का सा पीछे हुआ और जानबूझकर हैरान बन गया। उसने पूछा, मैंने ऐसे कब कहा था? असल में वो सिर्फ जिनान को छेड़ रहा था। लेकिन उसकी बात सुनते ही जिनान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत सिर झुका लिया और धीरे से बोली, शायद शाओले ने गलत सुन लिया होगा या फिर उसने सिचुएशन को गलत समझ लिया, मुझे माफ कीजिए। शेन्योन को तुरंत समझ आ गया कि जिनान उसका मजाक समझ ही नहीं पाई। ये सुनकर जिनान चुपचाप मुड़ गई और बोली, मैं चलती हूँ। लेकिन शेन्योन ने तुरंत उसे रोक लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था। फिर हंसकर बोला, तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है। शेन्योन ने जैसे ही जिनान का हाथ पकड़ा, उसने उसे हल्की सी खींचकर अपनी तरफ कर लिया। जिनान का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा शेन्योन की गोद में बैठ गई। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। शेन्योन मुस्कुराकर बोला, चलो आज साथ में डिनर करते हैं। जिनान शर्माते हुए मान गई, लेकिन उसने धीरे से पूछा, क्या हमें शाओले को भी साथ बुलाना चाहिए? शेन्योन हंस पड़ा और बोला, क्या शाओले ने तुम्हें ये नहीं बताया कि कल उसे और कोचलू को पनिशमेंट मिली थी? फिर उसने आगे कहा, वैसे भी पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाया, तो बताओ क्या तुम मुझसे नाराज हो? ये सुनते ही जिनान का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ये जवाब सुनकर शेन्योन भी खुश हो गया। उसने मजाक में फिर से छेड़ते हुए पूछा, अच्छा तो जब हम तीनों साथ थे तभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी? जिनान ने शर्माते हुए जवाब दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शेन्योन धीरे धीरे उसके और करीब आया। जिनान का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो गया, खासकर तब से जब शेन्योन ने उसके शरीर पर अपने हाथ रगड़ने शुरू किए। शेन्योन हंसकर बोला, फिर तुम इतनी परेशान किस बात को लेकर रहती हो जब तुम्हें इन सब चीजों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? शेन्योन की बात सुनकर जिनान ने शर्माते हुए धीरे से जवाब दिया, मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है, बस आप मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लिया कीजिए। ये सुनकर शेन्योन ने गहरी सांस ली। वो मुस्कुरा कर बोला, लगता है यही सबसे मुश्किल गिफ्ट है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मनी मन उसने सोचा, जब तक हम सब एक ही घर में साथ रहना शुरू नहीं कर देते तब तक मेरे पास किसी एक के लिए कभी भी काफी वक्त नहीं होगा। ये सोचकर उसने फैसला किया कि आज रात वो जिनान के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएगा ताकि अगले पूरे हफ्ते तक उसे उसकी कमी महसूस ना हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं। जिनान ने खुशी से हाँ में सिर हिलाया और अपना बैग उठाने के लिए खड़ी हो गई। जैसे ही शेन्योन और जिनान ऑफिस से बाहर निकले, सेक्रेटरी ने तुरंत उन्हें देख लिया। वो शेन्योन के पास आई और बोली, बॉस, दूसरे रूम में 2 लेडीज आपसे मिलने आई हैं। ये सुनकर शेन्योन थोड़ा हैरान हो गया। सेक्रेटरी ने हाथ से इशारा करके बताया कि वो किस रूम में बैठे हैं। जब शेन्योन वहां पहुंचा तो अंदर का सीन देखकर वो भी एक पल के लिए रुक गया। अंदर लूबिंग और जाओ पे वे बैठे हुए थे। उसने मनी मन सोचा, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानती हैं? उधर रूम के अंदर जैसे ही जाओ पे वे की नजर जिनान पर पड़ी, उसने धीरे से लूबिंग से पूछा, क्या ये वही लड़की है जिसे तुमने पिछली बार देखा था? लूबिंग ने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, ये वो लड़की नहीं है। ये सुनते ही जाओ पेवे की आंखें फैल गई, मतलब ये तीसरी लड़की है। लूबिंग ने बस चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। उसकी नजर लगातार शेन्योन और जिनान पर ही टिकी हुई थी। उसने सोचा, जब भी मेरी मुलाकात शेन्योन से होती है हर बार उसके साथ कोई ना कोई अलग लड़की होती है। क्या ये वाकई इतना पॉपुलर है लड़कियों के बीच? जाओ पेवे ने धीरे से कहा, अब समझ में आया कि उसने मेरी बहन को कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया। उसके साथ जो लड़की अभी है वही मेरी बहन से ज्यादा खूबसूरत है और शायद पहली 2 लड़कियां भी इसी लेवल की होंगी।
ये सुनते ही लूबिंग तुरंत खड़ी हो गई। उसने हैरानी से बोला, तुम्हारी सोच भी कितनी अजीब है, क्या तुम्हें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए? इतनी सारी लड़कियों के साथ घूमता रहता है। जाओ पेवे ने उल्टा हैरान होकर पूछा, मैं उससे नफरत क्यों करूँ? मैं थोड़ी ना उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। वो कितनी लड़कियों के साथ रहता है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तभी शेन्युन रूम के अंदर आया। उसने शांत आवाज में पूछा, तुम दोनों मुझे ढूंढ रही थी? लूबिंग थोड़ी शर्माते हुए बोली, मैं काफी टाइम से आपको प्रॉपरली थैंक यू कहना चाहती थी। आपने मेरी फैमिली की बहुत हेल्प की थी। मैं कई बार आपसे मिलने आई, लेकिन आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। आज तो बस किस्मत अच्छी थी कि आपसे मुलाकात हो गई। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या आज आपके पास थोड़ा टाइम है? शेन्युन ने सीधा जवाब दिया, नहीं। लूबिंग ने फिर पूछा, तो कल रात को नहीं, लेकिन लंच के टाइम अगर पॉसिबल हो? शेन्युन ने आराम से कहा, मैं पहले अपना शेड्यूल देखूंगा, अगर टाइम हुआ तो तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर लूबिंग के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। उसे लगा कि ये बस पोलाइट तरीके से मना करना है। तभी जाओ पेवे बीच में बोली, वैसे आपको मेरी याद है? इस बार शेन्युन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, तुम बाओपिंग की कजन जाओ पेवे हो। ये सुनते ही जाओ पेवे शर्मा गई। उसने नखरे से कहा, मुझे छोटी बहन मत बुलाइए, मैं आपसे 1 महीना बड़ी हूँ। शेन्युन हंसी रोक कर बोला, लेकिन मैं तुम्हारे बड़े भाई का दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे बड़े भाई की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। फिर मजाक में बोला, वैसे भी किसी को छोटी बहन कहना अच्छा लगता है, उसे लगता है कि तुम और भी यंग हो। ये सुनते ही जाओ पेवे ने बिना सोचे अपने चेहरे को हाथ लगाकर देखना शुरू कर दिया, जैसे वो चेक कर रही हो कि क्या वो सच में यंग लगती है। लूबिंग ने देखा कि बात कहीं और ही निकल गई है। उसने धीरे से जाओ पेवे को कोहनी मारी। जाओ पेवे तुरंत संभल गई और बोली, छोड़िए ये सब, हम दोनों सिर्फ आपको थैंक यू बोलने आए हैं, इसलिए सोचा था अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो हम साथ में डिनर कर लेते। शेन्युन मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तुम भी चलोगी? ये सवाल सुनकर जाओ पेवे खुद हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा, मैं क्यों जाऊंगी, मुझे तो बस लूबिंग साथ लाई थी। उधर लूबिंग का दिल थोड़ा सा बैठ गया। उसने सोचा, डिनर के लिए तो मैंने इनवाइट किया था, लेकिन शेन्युन ने पूछा भी तो जाओ पेवे से, क्या उसकी नजर में मेरी इंपॉर्टेंस इतनी कम है? शेन्युन मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन अचानक उसने पलटकर लूबिंग की तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं बस मजाक कर रहा था, मैं पहले अपना शेड्यूल चेक करूंगा, आने वाले कुछ दिन काफी बिजी रहूंगा, इसलिए अगले हफ्ते मिलते हैं। यह सुनकर लूबिंग के चेहरे पर दोबारा मुस्कान आ गई। उसने खुशी से हाँ में सिर हिला दिया। शेन्युन को दूर जाते हुए देखकर लूबिंग उसी की तरफ देखती रह गई। उसने सोचा, चाहे शेन्युन ने कोई पक्का टाइम ना दिया हो, लेकिन पहले के मुकाबले उसका एटीट्यूड काफी ज्यादा सिंसियर था। अपनी दोस्त का रिएक्शन देखकर जाओ पेवे उसके पास आई और धीरे से पूछा, तुम्हें अभी भी शेन्युन पसंद है क्या? ये सवाल सुनकर लूबिंग एकदम चुप हो गए। उसके गाल धीरे धीरे लाल होने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उससे ऐसा सवाल पूछा जाएगा। उसने दिल ही दिल में सोचा, हम दोनों को अलग हुए काफी वक्त हो चुका है और अब मेरे दिल में उसके लिए वैसी फीलिंग्स भी नहीं है, लेकिन सनसेट कैप में दोबारा मिलने के बाद से पता नहीं क्यों वो बार बार मेरे दिमाग में आ ही जाता है। दूसरी तरफ शेन्युन जिनान को लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंच गया। जैसे ही दोनों अंदर गए, रेस्टोरेंट के ओनर ने दूर से ही मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। अरे शेन्युन, काफी दिन बाद दिखाई दिए। फिर उसने मुस्कुराकर जिनान की तरफ देखा और पूछा, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? शेन्युन ने बिना झिझक मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया, बिल्कुल। उसके बाद उसने दोनों के लिए फ्रेश सी फूड ऑर्डर कर दिया। ओनर ने भी तुरंत हाँ करते हुए कहा, अभी तैयार करवा देता हूँ। जब जिनान ने शेन्युन को खुद उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहते हुए सुना, उसका दिल खुशी से भर गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि शेन्युन ने उसे अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट में लाया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने खुलेआम मान लिया था कि जिनान उसकी गर्लफ्रेंड है। कुछ देर बाद उनका खाना आ गया। जब शेन्युन खाना खाने लगा, जिनान चुपचाप उसके लिए एक एक करके श्रिम्प छीलने लगी। हर श्रिम्प को साफ करके बड़े ध्यान से शेन्युन की प्लेट में रखती जा रही थी। ये देखकर शेन्युन ने उसका हाथ रोक लिया। वो बोला, मेरे लिए श्रिम्प मत छीलो, पहले अपना खाना आराम से खाओ, उसके बाद बस ऑयस्टर्स का मीट निकाल देना। जिनान ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। फिर उसने श्रिम्प खत्म करने के बाद ऑयस्टर्स के शेल खोलकर उनका मीट निकालना शुरू कर दिया। ये सब देखकर रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे आदमी अंदर ही अंदर जलने लगे। सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, शेन्युन कितना लकी है, उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ खूबसूरत और फिट ही नहीं बल्कि इतनी केयरिंग और समझदार भी है। कि जलन भरी नजरों के बीच शेन्युन और जिनान ने आराम से अपना डिनर खत्म किया। थोड़ी देर बाद दोनों व्हील टावर होटल के एलिवेटर में खड़े थे। शेन्युन ने जिनान की तरफ देखकर पूछा, तुम लोग अभी कहाँ रह रहे हो और क्या स्कूल के डॉर्म्स में अभी भी रह सकते हो? जिनान ने जवाब दिया, कुछ दिन और रह सकते हैं, लेकिन फ्राइडे तक हमें डॉर्म छोड़ना होगा। ये सुनकर शेन्युन बोला, मैं तुम दोनों के लिए कंपनी के पास ही एक अपार्टमेंट ढूंढ लेता हूँ, वैसे भी अगले सेमेस्टर में वहीं से कॉलेज आना जाना आसान रहेगा। जिनान ने शर्माते हुए मना कर दिया, नहीं, आपको इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद भी रूम रेंट पर ले सकते हैं। शेन्युन ने कीकार्ड से रूम का दरवाजा खोलते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को खुद रूम ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं सब अरेंज कर दूंगा। जिनान ने बस धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही डोर खुला, शेन्युन एक पल के लिए हैरान रह गया। रूम के अंदर कोचलू आराम से कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। दोनों की नजरें मिली और एक साथ दोनों के मुंह से निकला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोचलू ने थोड़ी झिझक के साथ मुस्कुरा कर कहा, मुझे मजबूरन नीचे वाले रूम में शिफ्ट होना पड़ा, ऊपर नए लोग आए हैं और बहुत शोर मचा रहे हैं। शेन्युन ने सिर हिलाकर बात मान ली, लेकिन उसने मनी मन सोचा, मैंने लू मंगलू के लिए ये होटल का लॉन्ग टर्म रूम लिया था, लेकिन अपार्टमेंट खरीदने के बाद ये रूम तो लगभग यूज ही नहीं हुआ, और इत्तेफाक तो देखो ये रूम भी इसी फ्लोर के पास ही निकला।
सिचुएशन देखकर कोचलू खड़ी हो गई। वो बोली, मैं वापस अपने ओरिजिनल रूम में चली जाती हूँ, शायद अब तक ऊपर वाले लोग भी शांत हो गए होंगे। लेकिन शेन्युआन ने तुरंत उसे रोक लिया। वो बोला, कोई जरूरत नहीं, यही रुक जाओ, अंदर एक बेड है और बाहर एक सोफा, हम तीनों आज रात यही एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? ये सुनकर दोनों लड़कियां चुप हो गई। कोचलू ने मनी मन सोचा, अब मना करने का भी कोई फायदा नहीं, इसने तो पहले डिसीजन ले लिया है। फिर उसने सीधा पूछा, अच्छा सोफा पर कौन सोएगा? मनी मन वो सोचती रही, मैं तो बिल्कुल सोफा पर नहीं सो सकती, आखिर ये रूम मेरे लिए ही रेंट पर लिया गया था, ऊपर से मैं सबसे बड़ी भी हूँ, मुझे सोफा पर सुलाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। शेन्युआन के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो मुस्कुरा कर बोला, चलो सोने का अरेंजमेंट बाद में देख लेंगे, अभी तो रात काफी बाकी है, मैं पहले नहा लेता हूँ। फिर उसने दोनों लड़कियों की तरफ देखकर मजाक में पूछा, तुम दोनों में से कौन मेरी नहाने में मदद करेगा? ये सुनते ही कोचलू और जिनान दोनों एक साथ शॉक हो गई। दोनों ने बस एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ कहे ही दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल आया, लगता है हमें मिलकर ही इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। कोचलू कुछ देर तक सोचती रही। उसे अजीब लग रहा था कि कोई और इतने प्राइवेट पल का गवाह बने। वो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जिनान ने तुरंत हाथ उठा दिया, मैं हेल्प कर दूंगी। ये देखकर कोचलू हैरान रह गई। उसने मनी मन सोचा, ये कितनी जल्दी बोल गई, क्या मैं सच में बुढ़ी हो रही हूँ? क्या मेरी रिफ्लेक्स एक 20 साल की लड़की से इतनी स्लो हो गई है? डिसीजन होने के बाद जिनान शेन्युआन के पास है और उसकी नहाने की तैयारी में मदद करने लगी। उसकी नजर बार बार शेन्युआन के फिट और मजबूत बॉडी पर जा रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने सोचा, कितनी बार देख चुकी हो, फिर भी हर बार इसे देखकर हैरान रह जाती हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों बाथरूम के अंदर थे। शेन्युआन ने देखा कि जिनान के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। उसने पूछा, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? सिर्फ मेरी हेल्प ही तो कर रही हो। जिनान ने शर्माते हुए धीरे से जवाब दिया, बस आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। शेन्युआन मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें दूसरों की हेल्प करना इतना पसंद है? शेन्युआन के पीछे खड़े होकर जिनान उसकी मजबूत शरीर को सहलाती रही। जिनान ने हल्का सा हंसकर कहा, जब बात आपकी हो तो मुझे ये सब करके बहुत खुशी मिलती है। जिनान के बोलने के बाद शेन्युआन अचानक आगे बढ़ा और उसे एक प्यारा सा किस कर दिया, यू सिली गर्ल। इसके बाद बाथटब के अंदर पानी की तेज लहरें उठने लगी और ये सिर्फ इमेजिनेशन की बात थी कि इतनी जोरदार हलचल किस वजह से हुई। बाहर बैठी कोचलू बस वो आवाज सुनती रही। उसके गाल धीरे धीरे लाल होने लगे। उसने मनी मन सोचा, आज रात तो शायद नींद ही ना आए। फिर उसने अफसोस करते हुए सोचा, काश मैं बस आधा सेकंड और तेज होती तो वॉलंटियर मैं करती। लगभग 40 मिनट के बाद बाथरूम बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद शेन्युआन और जिनान बाहर आ गए। जिनान ने शेन्युआन को उसके कपड़े दिए और धीरे से पूछा, आज रात हम तीनों का सोने का अरेंजमेंट कैसा होगा? शेन्युआन कपड़े पहनते हुए उसके पास है और शरारती मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? मनी मन उसने सोचा, किसी एक को सोफा पर सुलाना बिल्कुल फेयर नहीं होगा, मेरे लिए सब बराबर हैं। ये सुनकर जिनान ने तुरंत कहा, मैं सोफा पर सो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शेन्युआन ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया, नहीं, कोई सोफा पर नहीं सोएगा। थोड़ी देर बाद तीनों लिविंग एरिया में आ गए। शेन्युआन कोचलू के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, रात अभी बहुत लंबी है, क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। कोचलू ने उसकी शक्ल देखते ही समझ लिया कि वो फिर से कोई शरारत सोच रहा है। उसने आंखें सिकुड़कर पूछा, अब क्या प्लान बना रहे हो तुम? फिर सख्ती से बोले, अगर फिर से तुम्हारे अजीब गेम्स में से कोई है तो मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। शेन्युआन ने सीधा साधा चेहरा बनाया और बोला, तुम क्या सोच रही हो? मैं तो बस एक नॉर्मल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। चलो मोजोंग खेलते हैं, 3 लोग भी आराम से खेल सकते हैं। फिर उसने कोचलू से कहा, रूम मैनेजर को कॉल करके एक ऑटोमेटिक मोजोंग टेबल मंगवा लो। उसके बाद उसने जिनान की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें मोजोंग खेलना आता है? जिनान ने शर्माते हुए जवाब दिया, थोड़ा बहुत। ये सुनकर कोचलू ने अपना फोन निकाला और कहा कि वो मैनेजर को फोन करेगी। उसने तुरंत फोन किया और बोली, एक ऑटोमेटिक मोजोंग टेबल हमारे रूम में भेज दीजिए, हम लोग मोजोंग खेलना चाहते हैं। उधर से तुरंत जवाब आया, जी मैम, अभी भेज देता हूँ। कॉल खत्म होने के कुछ ही पल बाद कोचलू अचानक अपने पीछे से एक जोर की आवाज सुनकर चौंक गई। उसी वक्त शेन्युआन ने मजाक करते हुए जिनान की तरफ इशारा किया और नाटक करते हुए बोला, अरे जिनान, तुम क्या कह रही थी? शाओले भी मोजोंग खेलने आ रही है। शेन्युआन ने ड्रामा करते हुए कहा, नहीं, हम शाओले को नहीं बुला सकते, वो आई तो कोचलू से फिर झगड़ा हो जाएगा। जिनान एकदम कंफ्यूज हो गई। उसने मनी मन सोचा, मैंने कब कहा कि मैं शाओले को बुलाऊंगी? तभी कोचलू उन दोनों के पास आई और बोली, उसे भी बुला लो, वैसे भी हम सिर्फ मोजोंग तो खेलेंगे, 4 लोग होंगे तो गेम और मजेदार होगा। ये सुनते ही शेन्युआन अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा, लेकिन बाहर से वो अभी भी ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे उसे बहुत सोचना पड़ रहा हो। कोचलू ने फिर वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शाओले से बिल्कुल झगड़ा नहीं करूंगी, वो मुझे कुछ भी कहे मैं जवाब भी नहीं दूंगी। तब जाकर शेन्युआन ने नाटक करते हुए हाँ कर दी। जिनान बस चुपचाप ये सब देखती रही। उसने मनी मन सोचा, शेन्युआन की एक्टिंग सच में कमाल की है। कुछ देर बाद होटल का स्टाफ ऑटोमेटिक मोजोंग टेबल लेकर आया और रूम में सेट कर दिया। सब कुछ रेडी होने के बाद कोचलू ने पूछा, कितनी बैटिंग रखे? शेन्युआन हंसकर बोला, पैसे की बैटिंग का क्या फायदा, आखिर में पैसे तो वैसे भी मेरे पास वापस आ जाएंगे, इससे अच्छा तो पनिशमेंट रखते हैं, जो हारेगा वो करेले का जूस पिएगा। कोचलू ने तुरंत मना कर दिया, मुझे करेले का जूस पीना नहीं आता, कोई और पनिशमेंट रखो। शेन्युआन ने तुरंत दूसरा आइडिया दे दिया, तो फिर जो हारेगा वो एक कपड़ा उतारेगा। कोचलू ने तुरंत शेन्युआन की बात मानने से इनकार कर दिया, नो वे शेन्युआन।
शेन्योन चुपके से मुस्कुरा दिया। उसने सोचा अभी तो हर बात मना कर रही है लेकिन बाद में मान ही जाएगी। लगभग आधे घंटे बाद शावले भी रूम में आ गए। अंदर आते ही उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, तुम लोगों ने बिल्कुल सही इंसान को बुलाया है, मोजोंग में मैं एक्सपर्ट हूँ। कोचुलू ने उसे देखते ही भाई चढ़ा ली। उसने मन ही मन सोचा, रात के 9 बज चुके हैं फिर भी ये इतना सच धज कर आई है, बस दिखावा करना है इसे। शेन्योन टेबल के पास आया और बोला, अब हम चारों कंप्लीट है, गेम शुरू करते हैं। पर याद रहे जो हारेगा वो करेले का जूस पिएगा। करेले का जूस रेडी कर दिया गया, मोजोंग की टाइल्स बांट दी गई और गेम शुरू हो गया। पहला राउंड खत्म होते ही कोचुलू ने आंखें बंद करके एक गिलास करेले का जूस एक ही सांस में गटक लिया। अगले कुछ राउंड्स में शेन्योन लगातार जीतता रहा। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ दिख रही थी। उधर शावले और जिनान इतना पी चुके थे कि दोनों के चेहरे टमाटर की तरह लाल हो गए थे। ये देखकर शेन्योन हंस पड़ा और बोला, अभी तो कोई बोल रहा था कि वो मोजोंग एक्सपर्ट है, लगता है एक्सपर्ट होना सिर्फ बोलने तक ही था। फिर उसने मजाक में कहा, तुम लोगों की ड्रिंकिंग कैपेसिटी भी कितनी वीक है। नशे से हल्की सी लड़खड़ाती आवाज में जिनान बोली, कोचुलू आप फिर हार गई। कोचुलू ने ग्लास नीचे रख दिया और हार मानकर बोली, मैं और नहीं पी सकती, अगर और पिया तो सच में उल्टी हो जाएगी। ये सुनते ही शावले बोली, नहीं पनिशमेंट से बच नहीं सकती, चाहे बाद में पीना, लेकिन करेले का जूस तो फिनिश करना ही पड़ेगा। कोचुलू ने बेचारी सी शक्ल बनाकर शेन्योन की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, सच में नहीं हो रहा, क्या तुम मुझे यही बेहोश होते देखना चाहते हो। शेन्योन ने अपनी चिन पर हाथ रखा और सोचने का नाटक किया, फिर बोला, अगर करेले का जूस नहीं पी सकती तो उसकी जगह एक कपड़ा उतार दो। ये सुनकर शावले अंदर ही अंदर हैरान रह गए। उसने सोचा, तो ये गेम वाकई इतना डेंजरस है? क्या शेन्योन का शुरू से ही प्लान था कि मोजोंग को ऐसी गेम बना देना है? शेन्योन ने दोनों उंगलियां उठाकर कोचुलू की तरफ दिखाई और बोला, 2 ऑप्शन है, या करेले का जूस पियो या एक कपड़ा उतारो, डिसीजन लेने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट है। कोचुलू बुरी तरह फंस गए। उसने मन ही मन सोचा, मैंने अपने पजामे के नीचे सिर्फ लॉन्जरी पहनी है तो जाहिर है मैं अपनी पैंट तो नहीं उतार सकती है ना। जिनान ने तुरंत शेन्योन से रिक्वेस्ट की, फिलहाल कोचुलू की पनिशमेंट उधार रहने दो। लेकिन ये बोलते हुए उसके दिमाग में भी एक ख्याल आया, गेम की शुरुआत से ही कपड़े उतारने वाली पनिशमेंट की बात चल रही थी। अगर बाद में मैं हार गई तो कहीं मेरी बारी भी ना आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।